अरे रूही और गगन, जल्दी उठो बेटा, पापा बस आते ही होंगे। आज बहुत दिनों के बाद हम पूरी फैमिली खाना खाने बाहर जा रहे हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम दोनों ही लेट करोगे और तुम्हारे पापा मुझ पर गुस्सा करेंगे। रूही, मम्मा बस 10 मिनट और, उसके बाद हम पक्का उठ जाएंगे। अब जल्दी उठो, मुझे कुछ नहीं सुनना। 30 मिनट में तुम दोनों मुझे तैयार दिखो। इतना कहकर सौरभरी अपने रूम में तैयार होने चली गई। सौरभरी रूही और गगन की माँ है और आनंद की पत्नी। रूही अभी सिर्फ 6 साल की है और गगन 11 साल का। आनंद एक बड़ी कंपनी में काम करता है और सौरभरी ने अपने घर की, पति की, बच्चों की जिम्मेदारियों को ही अपना काम मान लिया और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, जिससे वो अपने घर, पति और बच्चों को पूरा वक्त दे सके। सौरभरी और आनंद की शादी को आज 12 साल पूरे हो गए हैं और आज वो अपनी एनिवर्सरी मनाने बाहर बच्चों के साथ जा रहे हैं। आनंद अपने काम में वक्त के साथ साथ इतना व्यस्त हो चुका है कि वो अपने घर, अपने बच्चों और यहाँ तक कि सौरवरी तक को वक्त नहीं दे पाता। आज एक लंबा समय गुजर जाने के बाद बच्चों के बहुत जिद करने पर आखिर आनंद ने बाहर जाने के लिए हाँ बोल ही दिया। सौरवरी और बच्चे टाइम से तैयार होकर आनंद के आने का इंतजार करने लगे, पर 4 घंटे बीत जाने के बाद आनंद ना घर आया और ना ही उसने सौरवरी के किसी भी कॉल का जवाब दिया। शाम को 6 बजे जाने का वादा करके आनंद ने अब 10 बजा दिए थे और अब तक आनंद की कोई खबर नहीं थी। सौरवरी अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रही थी, पर वो बच्चों को फिर भी समझा रही थी कि बस थोड़ा इंतजार और कर लो, पापा बस आते ही होंगे, वो काम में व्यस्त होंगे, फ्री होकर घर ही आएंगे। गगन अब बड़ा हो चुका था, धीरे धीरे वो सब समझता था, पर वो सामने से खुलकर कोई बात नहीं कहता था। पर आज तो उसके गुस्से ने भी जवाब दे दिया और वो गुस्से में बोल पड़ा कि बस माँ, आप पापा की तरफदारी करना बंद करिए। आज 2 साल से हम पापा को देख रहे हैं, पर पापा ना तो हमें वक्त देते हैं और शायद अब प्यार भी नहीं करते। और वो गुस्से में आकर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। रूही भी उदास हो चुकी थी। सौरवरी ने जैसे तैसे करके रूही को खाना खिलाकर सुला दिया, पर गगन, उसने तो खाना भी नहीं खाया और सौरवरी भी उदास होकर बाहर हॉल में बैठकर अभी भी रात के 1 बजे आनंद के घर आने का इंतजार करने लगी। जब रात के 3 बजे आनंद घर वापस आया, तब झट उसकी गाड़ी की आवाज सुनकर सौरवरी ने दरवाजा खोल दिया। आनंद अंदर आया और उसने बड़ी ही शांत स्वर में सौरवरी को पानी लाने को कहा। सौरवरी बहुत आश्चर्य से आनंद को देखने लगी, पर वो चुपचाप पानी का गिलास लाकर आनंद को दे दिया। आनंद ने फिर सौरवरी से कहा कि क्या सौरवरी, तुम ठंडा पानी नहीं लाई, जाओ जाकर ठंडा पानी लेकर आओ। ये सुनकर तो जैसे सौरवरी के होश ही उड़ गए कि आनंद ये क्या बोल रहा है। इतना सब कुछ हो गया और इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पर अब सौरवरी के बर्दाश्त के बाहर था सब कुछ। तब सौरवरी ने आनंद से कहा कि आनंद, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि अब हमें बात ही कर लेनी चाहिए? आनंद ने फिर अनजानों की तरह सवाल किया, किस बारे में, कुछ हुआ है क्या? सौरवरी तो जैसे इतना सुनते ही पागल हो गई और उसने आनंद का हाथ पकड़ा और गगन और रूही के रूम में ले गई और कहा कि देख रहे हो आनंद, आज तुम्हारे बेटे ने खाना नहीं खाया क्योंकि आज उसके पापा ने उससे वादा किया था उसे बाहर ले जाकर खाना खिलाने का। आनंद फिर बड़ी ही नॉर्मल तरीके से कहता है, बस इतनी सी बात, अरे इसके लिए नाराज और खाना ना खाने की जरूरत क्या थी? कोई नहीं, मैं कल खाना ऑर्डर करवा दूंगा। तब सौरवरी समझ गई कि अब आनंद को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और तभी उसने आनंद से कहा कि साथ में एक चीज भी ऑर्डर कर देना। आनंद ने कहा, हाँ बोलो, गगन के साथ तुम्हारे लिए भी क्या मंगवाना है, दोनों के लिए ऑर्डर कर दूंगा। तब सौरवरी ने कहा कि गगन के लिए एक पापा और मेरे लिए एक पति। तब आनंद को सौरवरी की इस बात पर गुस्सा आता है और वो सौरवरी पर चिल्ला देता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये सब क्या बोले जा रही हो? तब सौरवरी आनंद से पूछती है कि अच्छा आनंद, तुम्हारे इन दोनों सवाल का जवाब मैं अभी दे देती हूँ। ये बताओ कि तुम आखिरी बार गगन के साथ बाहर कब गए थे उसे घुमाने के लिए, और आखिरी बार तुमने कब मुझे छुआ था, या साथ में बैठकर चाय ही पी हो मेरे साथ, या मेरी या हमारे, ओह सॉरी, मेरे बच्चों की तबीयत भी पूछी हो तुमने? तब आनंद सिर झुकाकर कहता है कि मैं ऑफिस में बहुत व्यस्त रहता हूँ और ये सब भी मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए कर रहा हूँ। सौरवरी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है। आनंद, ये सिर्फ मेरे बच्चे हैं, आपके नहीं। तब आनंद हड़बड़ा जाता है और कहता है, अरे मेरा मतलब हमारे ही बच्चों से तो था। तब सौरवरी आनंद से कहती है कि आनंद, अब तुम सच बोल ही दो। तब आनंद कहता है, कैसा सच?
सौरवरी ने कहा, वही सच जिसने हमारे बच्चों को अब सिर्फ मेरे बच्चे बना दिया। और बात रही आनंद कि तुम ऑफिस में व्यस्त रहते हो, हमारे लिए तो सच कहना कि हमारे लिए या अपने लिए। सौरवरी के ऐसे सवालों से आनंद घबरा जाता है और कुछ भी ढंग से बोल नहीं पाता, क्योंकि आज आनंद सिर्फ एक माँ से नहीं बल्कि एक पत्नी से भी रूबरू हो रहा था। तब आनंद कोई जवाब नहीं दे पाया। तब सौरवरी ने कहा कि आज तक तो मैंने तुमसे ये नहीं कहा, पर अब कह रही हूँ, और मुझे लगता है कि अब ये कहना जरूरी है, क्योंकि शायद एक माँ के रूप में मैं भूल भी जाऊं, पर पत्नी के रूप में आज जवाब लेकर ही रहूंगी। आनंद, तुम्हें क्या हो गया है इन 2 सालों में? पहले भी तुम अपने काम में व्यस्त थे, पर कहीं से भी अपना पति धर्म तुम निभाते थे। पर मैं देख रही हूँ, मुझे वक्त देना तो दूर, तुम मुझे जी भर कर निहारते भी नहीं हो। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी नज़रों में किसी और की ही छाया हो, जो मुझ तक आने से रोक रही हो। ये बात बोलते बोलते सौरवरी की आंखों से आंसू छलक आए और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसकी हालत ऐसी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पानी के बांध को खोल दिया हो और पानी अपनी पूरी रफ्तार से बह रहा हो। वैसे ही सौरवरी ने जैसे ही आनंद के सामने अपना मुंह खोला, वैसे ही उसके मन में न जाने कब से छिपा दर्द बाहर निकलने लगा। आनंद अब समझ चुका था कि उसकी बेवफाई अब सौरवरी और नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, इसलिए उसने सौरवरी को सच बता दिया। आनंद ने कहा, काजल नाम है उसका और हम 2 सालों से एक ही कंपनी में साथ काम कर रहे हैं। सौरवरी के पैरों से जमीन खिसकती इससे पहले ही उसने अपनी पकड़ जमीन से मजबूत कर ली। इसीलिए वो घुटनों के बल बैठ गई थी, क्योंकि उसे पता था कि आज वो जिस जवाब की उम्मीद कर रही है वो कुछ ऐसा ही होगा। क्योंकि एक औरत शायद सब चीजों पर ध्यान नहीं दे, पर एक पत्नी अपने पति की बदली हुई चाल बहुत अच्छे से भांप लेती है। पर सौरवरी चुप थी कि एक पत्नी की मांग के चलते कहीं एक माँ के बच्चों से उनका पिता न छिन जाए। पर अब बात बच्चों पर थी, इसलिए आज सौरवरी ने अपने पति को सच छुपाने नहीं दिया। जब आनंद ने सौरवरी को ये बात बताई तो उसे लगा सौरवरी उसे बेवफा की नज़र से देखेगी, रोएगी, चिल्लाएगी और काजल को छोड़ने की बात कहेगी। पर सौरवरी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि दूसरी औरत का नाम सुनकर उसने आनंद की तरफ देखा तक नहीं। फिर आनंद को ऐसा लगा कि शायद सौरवरी को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तब वो सौरवरी के पास गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला कि मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर शादी भी उसी से करूँगा। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता हूँ। तब सौरवरी कहती है बड़े ही शांत भाव से कि हाँ ठीक है, कर लेना तुम दूसरी शादी, पर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? सौरवरी का ये जवाब सुनकर आनंद के तो जैसे होश ही उड़ गए, और जिस बात को वो सौरवरी को बताकर उसके कदमों से जमीन छीनना चाहता था, अब वो खुद के उसके पैरों तले से खिसक गई थी। आनंद को लगा था कि सौरवरी ये सुनकर रोएगी और उसे काजल को छोड़ने के लिए कहेगी, पर सौरवरी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने आनंद से कब, कैसे, क्यों कुछ नहीं पूछा और उठकर अपने बेडरूम में चली गई। बल्कि आनंद को जो झटका वो सौरवरी को देना चाहता था वो उसे खुद लगा कि ये क्या, इसने तो एक बार भी कुछ नहीं पूछा। और अब आनंद के मन में ये सवाल उठने लगे कि सौरवरी ने ऐसा कैसे और क्यों किया। पर उसने भी बात बढ़ाने की कोशिश नहीं की। वो भी बेडरूम की तरफ जाने लगा, पर वो जाते जाते सोचने लगा कि अब सौरवरी को तो सब पता है, अब मेरा उसके साथ एक रूम और एक बेड शेयर करने का मन नहीं है, पर मैं उसे कहूँ कैसे ये बात। आनंद यही सोचते हुए अंदर गया ही था कि उसने देखा सौरवरी हाथों में एक तकिया और चादर लेकर बाहर ही निकल रही थी। आनंद कुछ कहता कि सौरवरी ने पहले ही बोल दिया, अब से मैं बाहर हॉल में ही सोऊंगी और बाकी बात कल करेंगे। आनंद तो जैसे ये सब देखकर पागल ही हुआ जा रहा था कि जो सब उसे करना था वो सब सौरवरी ही किए जा रही थी। पर वो भी चुपचाप जाकर बेड पर सो गया और अगली सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह 10 बज चुके थे, पर अभी भी आनंद बेड पर ही सो रहा था। अचानक से उसकी नींद खुली और वो सौरवरी को चिल्लाने लगा, सौरवरी, सौरवरी, कहाँ हो तुम? कितना लेट हो गया, मुझे तुमने उठाया क्यों नहीं? सौरवरी ये भी ना कभी ऐसा नहीं करती, हमेशा टाइम पर उठाती है और अब आवाज देने पर भी नहीं सुन रही। खुद ही उठकर देखता हूँ आखिर कर क्या रही है। इतनी ही देर में रूही उसके पास पापा पापा करती हुई आती है। आनंद, अरे रूही क्या हुआ तुमको बेटा, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई? पापा वो मम्मी ने सुबह उठाया ही नहीं और मुझे कहीं दिख भी नहीं रही है, और भैया भी आज स्कूल नहीं गए। आनंद को सौरवरी पर बहुत गुस्सा आता है और वो सौरवरी को कई बार कॉल करता है,
पर सौरवरी उसके किसी कॉल का जवाब नहीं देती है। फिर आनंद ही जैसे तैसे करके बच्चों को पड़ोसी के पास और खुद भूखा ही घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है और वहां से पूरा दिन सौरवरी को कॉल करता है, पर सौरवरी उसके किसी भी कॉल का जवाब नहीं देती। और आनंद बीच बीच में अपने पड़ोसी को भी कॉल करके पूछता है कि सौरवरी घर पर आई है क्या, पर वो भी कहते हैं कि नहीं, अभी वो नहीं आई है। आनंद को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि ये सब हो क्या रहा है और सौरवरी क्यों कर रही है ये सब तो मुझे करना चाहिए था और ये सवाल तो सौरवरी के मन में उठने चाहिए, पर जो सोचा था सब उल्टा ही हो रहा है। मुझे लगा था एक बार ये सब सच सौरवरी को बता दूंगा तो मन से बोझ कम हो जाएगा और फिर सुकून से जी पाऊंगा, पर जब से बताया है और जमीन के अंदर दबा जा रहा हूँ। तभी काजल उसके पास आती है। अरे आनंद, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तब आनंद ने कहा कि उसने सौरवरी को उसके और अपने रिश्ते के बारे में सब बता दिया। ये सुनकर काजल की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। क्या तुम सच कह रहे हो आनंद? हाँ काजल, ये सच है। अच्छा, तो सौरवरी ने क्या कहा तुमसे? बहुत रोई होगी, बोला होगा कि तुम मुझे छोड़ दो और भी बहुत कुछ। तब आनंद उदास मन से बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। पर आनंद ने कहा कि काजल, तुमको भी यही लगता है ना कि सौरवरी को ऐसा ही करना चाहिए था, पर पता नहीं उसने ऐसा क्यों नहीं किया। और तो और सुबह से गायब है और मेरे किसी कॉल का जवाब भी नहीं दे रही है, यहाँ तक कि बच्चों तक को स्कूल नहीं भेजा। तब काजल बोलती है कि तुम तो परेशान क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसने कोई ड्रामा नहीं किया और खुद ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर गई और तुम्हें मेरे लिए छोड़कर चली गई। और तुम भी तो यही चाहते थे ना, तो अब क्या परेशानी है तुम्हें? तब आनंद कहता है कि हाँ, चाहता तो था, पर ऐसे नहीं जैसे हो रहा है। तब काजल कहती है, अरे आनंद, तुम मर्दों का भी बड़ा अजीब नाटक है। तुम औरत को छोड़ना भी चाहते हो और छोड़ भी नहीं पाते। अब तुम मेरी बात सुनो चुपचाप, तलाक के कागज बनवाओ और आज के आज उसमें सौरवरी के हस्ताक्षर लो। आनंद बोलता है, क्या आज ही? तब काजल कहती है, हाँ आज ही, और अभी जाओ तुम। आनंद भी काजल की बात मान जाता है और शाम को तलाक के कागज लेकर घर पहुंचता है। आज आनंद को सौरवरी की नामौजूदगी इतनी परेशान कर दी जितना इन 2 सालों में कभी नहीं हुई। उसे घर जाने की आज इतनी जल्दी थी कि जैसे रह रहकर उसे सौरवरी का ख्याल आ रहा हो कि कहीं सौरवरी घर तो नहीं आ गई है। और घर जाते जाते भी वो सौरवरी को बार बार कॉल करता रहा, पर सौरवरी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर जैसे ही आनंद घर पहुंचता है तो वो देखता है कि सौरवरी सोफे पर बैठकर सुकून से चाय पी रही होती है और वो दौड़कर सौरवरी के पास जाता है। सौरवरी का चेहरा देखकर उसकी सुबह की बेचैनी को इतना सुकून मिलता है मानो जैसे वो सौरवरी को गले से लगाना चाहता हो, पर अगले ही पल उसका सुकून फिर से चिंताओं में उलझने वाला था। जैसे ही उसने सौरवरी के हाथों में तलाक के पेपर देखे, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सौरवरी ऐसा कर सकती है। सौरवरी तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है, वो अपनी सांसों का सौदा तक मेरे लिए कर सकती है, पर सौरवरी ऐसा क्यों कर रही है? तलाक के कागज देखकर वो हैरान हो जाता है। वो इतना दुखी हो जाता है इस बात से कि वो सौरवरी से तलाक की कोई बात तक नहीं छेड़ता, पर अब सौरवरी कहाँ मानने वाली थी। सो उसने आनंद से कहा, तुम परेशान मत होना आनंद, मैंने जैसे तुम्हारी और हमारी शादी की तैयारी अकेले बिना तुम्हारे हेल्प के कर ली थी, वैसे ही मैंने अकेले ही तलाक के कागज भी तैयार कर लिए हैं। इतना सुनकर आनंद की आंखों में उसके और सौरवरी की शादी का दृश्य घूमने लगा। उन दिनों आनंद की नई नई नौकरी लगी थी शहर से दूर, तो आनंद को काम से छुट्टी नहीं मिलती थी और उसी समय आनंद और सौरवरी की शादी भी तय हो गई थी। तब आनंद बहुत परेशान था कि ये सब कैसे होगा, क्योंकि आनंद अनाथ था, उसके परिवार में कोई नहीं था। सो सौरवरी को ही आनंद की तरफ से सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ी। इतना याद करके आनंद के आंखों से आंसू की एक बूंद छलक पड़ी। तब सौरवरी ने कहा, मुझे पता है आनंद, ये आंसू क्यों निकल आए तुम्हारी आंखों से। आनंद को एक पल लगा कि शायद उसकी पुरानी सौरवरी वापस आ गई, पर सौरवरी ने कहा, पुरानी जैसे होने वाली थी। उसने कहा कि तुम्हारे ये आंसू खुशी के हैं ना, कि मुझसे अब तलाक होते ही तुम्हारी शादी भी काजल से जल्दी ही हो जाएगी। आनंद फिर से दुखी हो गया, पर आनंद अंदर ही अंदर सोच रहा था कि वैसे सौरवरी भी तो सही ही कह रही है, आखिर ये सब मेरी खुशी के लिए ही हो रहा है, पर फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। अब आनंद ने सौरवरी से कहा कि सौरवरी, तुम जो चाहो इस घर से ले जा सकती हो या फिर ये घर ही रख लो, और तलाक के बाद तुम जितने पैसे कहोगी
तुम्हें उतने पैसे मिलेंगे। और हाँ, बच्चों के लिए परेशान मत होना तुम, उनसे मिलने आता रहूंगा। सौरवरी आनंद की बात पर जोर से हंसी। आनंद फिर परेशान हो गया। क्या हो गया इसे? सौरवरी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा कि आनंद, मैं तुमसे एक सवाल करूं? आनंद झट ही बोल पड़ा, हाँ बोलो, क्या तुम अपने पैदा होने की कीमत लगा सकते हो? आनंद बोलता है, क्या बोल रही हो तुम सौरवरी, पागल हो गई हो क्या? सौरवरी हंसती है और फिर कहती है कि नहीं लगा सकते ना तुम, क्योंकि इस दर्द और खुशी की कीमत बस तुम्हारी माँ जान सकती है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है। ठीक उसी तरह आनंद, मैं सिर्फ तुमसे शादी ही नहीं की, प्यार और अपनी भावनाएं दी हैं। इस घर को खरीदा जरूर तुमने था, पर जब तुमने इसे खरीदा था तब ये मकान था। इसे घर मैंने बनाया है, मैंने इसे जन्मा है अपनी भावनाओं से, और तुम मेरे प्यार तक की कीमत लगा रहे हो। जब तुम बीमार होते थे तो तुम्हारे लिए रात भर पागलों की तरह ध्यान रखती थी। जब तुम ऑफिस जाते थे तो तुमसे पहले उठकर तुम्हारी हर जरूरत की चीज तुम्हारे मांगे बिना दे देती थी। तुम्हारा कोई नहीं था। हर तीज त्योहार में तुम्हें परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। और सबसे बड़ी बात, बच्चे, चलो तुमने मेरा हिसाब लगा दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी अपनी नहीं, बाहर की हूँ। वैसे भी लोग यही कहते हैं कि बीवियां तो हमेशा दूसरे घर से आती हैं, उन्हें पति के घर या पति के माँ बाप से लगाव नहीं होता। पर लोग ये नहीं सोचते कि एक बीवी अपने पति और पति के माँ बाप के लिए ही अपना घर और अपने माँ बाप को छोड़कर आती है। खैर, तुम भी शायद उन लोगों जैसे ही सोच रखते हो, इसलिए तो तुमने मेरी कीमत लगा दी। पर बच्चे, वो तो तुम्हारे हैं ही ना। आनंद तुम्हारा ही खून है, तुमने पाला है इन्हें, फिर तुम इन्हें खुद से दूर कैसे कर सकते हो? कहीं आनंद ऐसा तो नहीं कि तुमने बीबी के साथ साथ दूसरे बच्चे भी तो पैदा नहीं कर लिए ना? आनंद सौरवरी की बातें सुनकर आनंद अंदर ही अंदर बहुत ग्लानि से भर जाता है। एक बार उसका दिल उससे खुद कहता है कि जिस सौरवरी के बदले बर्ताव को देखकर वो परेशान हो रहा है, सौरवरी से भी तो मैंने कितने वादे किए थे जिंदगी भर का साथ निभाने के। आखिर वो भी तो इंसान है, उसे भी तो कितनी तकलीफ हो रही होगी। और आनंद प्यार भरी नजरों से उसे निहारने लगता है। आनंद जैसे ही सौरवरी के करीब आने की कोशिश करता, काजल अपनी ओर खींच लेती है। आनंद सौरवरी के बारे में सोच ही रहा था, तभी काजल का कॉल आता है। आनंद झट्टी सौरवरी के ख्यालों से बाहर आ गया और उसने काजल का कॉल उठाया। हाँ काजल, बोलो। आनंद, तुमने अभी तक तो तलाक के कागज पर हस्ताक्षर ले लिया होगा। आनंद सहमकर, अरे बो, मैं बो। काजल समझ जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है कि अगर तुमने आधे घंटे के अंदर सौरवरी के हस्ताक्षर लेकर मुझे कॉल नहीं किया तो देख लेना। तुम, और गुस्से से कॉल काट देती है। सौरवरी सब चुपचाप सुनती रहती है। फिर वो खुद आनंद से जाकर कहती है, आनंद, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा, ना घर, ना तुमसे जुड़ी कोई चीज। मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, बच्चों से कभी कभी मिलती रहूंगी, क्योंकि उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। और बच्चों को मैं अपने साथ लेकर जा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे इस मकान को घर बनाने के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अब इतने लंबे समय बाद मुझे काम मिलना थोड़ा मुश्किल है, और मैं अब तुमसे तो कोई मदद नहीं लेना चाहती, क्योंकि तुम्हारी मदद की मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और वैसे भी बच्चे अगर मेरे साथ गए तो वो मुझे दुखी देखकर खुद भी सारे टाइम दुखी रहेंगे, पर तुम्हें और काजल को साथ खुश देखेंगे तो वो भी कुछ दिन में सब कुछ भूलकर हंसना मुस्कुराना सीख जाएंगे। और जितनी ख्वाहिशें तुम पूरी कर पाओगे, मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी। आनंद सौरवरी की बातों से अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। आनंद कुछ कहता, सौरवरी ने पहले ही कह दिया कि मैं सब कुछ करूंगी, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। आखिर इतना तो हक है अभी भी मेरा। आनंद ने सौरवरी के मुंह से अपने लिए हक की बात सुनकर जैसे खुशी से झूम उठा। उसने बोला, हाँ सौरवरी, बोलो। तब सौरवरी ने कहा कि आनंद, मैं 1 महीने तक इस घर पर अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद मैं खुद अगले ही दिन हस्ताक्षर करके बिना बताए ही यहाँ से चली जाऊंगी। तब आनंद को एक बार फिर से ये लगता है कि सौरवरी को शायद अब आनंद की कमी का ख्याल आया, और वो उसके साथ एक होने के लिए 1 महीना मांग रही है, जिससे वो इस रिश्ते को सुधार सके। पर वो कुछ कहता, सौरवरी ने अगले ही पल उसे फिर खामोश कर दिया। उसने जो कहा वो सुनकर तो आनंद को लगा कि वो तो जैसे उसकी सौरवरी हो ही ना। सौरवरी ने आनंद से कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं हमारे रिश्ते के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बस इस घर और अपने बच्चों के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि काजल को मैं नहीं जानती। पर हाँ, इतना तो उससे मिले बिना ही पता चल गया कि वो बीवी बहुत अच्छी बनेगी, तभी तो उसने एक बीवी से ही उसके पति को छीन लिया।
वो तो तुम्हारा ध्यान तो अच्छे से रखेगी, पर मैं 1 महीना काजल के साथ रहकर देखना चाहती हूँ कि वो क्या इस घर की देखभाल और क्या तुम्हारे बच्चों की एक अच्छी माँ भी बन सकती है। आखिर मैंने इतने साल दिए हैं इस घर को, घर की गृहस्थी बनाने में, इतना हक तो बनता है मेरा कि जिसे मैं ये बनी बनाई गृहस्थी बिना किसी मेहनत के दान दे रही हूँ, वो इसे संभाल भी पाएगी या बस दूसरों का पति ही संभालना आता है उसे। आनंद को सौरवरी की हर एक बात जैसे उसके दिल को चीर रही हो, पर वो चुपचाप था। वो काजल के साथ रहने वाली बात को लेकर थोड़ा परेशान हुआ कि अगर काजल यहाँ रहेगी तो फिर बेडरूम में सौरवरी कैसे आ सकती है, पर वो सौरवरी की इन बातों को सुनकर उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। पर सौरवरी तो सौरवरी ही है। उसने आनंद के कहने से पहले ही बोल दिया कि अरे अरे आनंद, तुम परेशान मत हो, तुम और काजल साथ में बेडरूम में ही सोना, मैं यहाँ बाहर सोफे में ही सोऊंगी। और बच्चों को वैसे समझाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि वो अब बच्चे नहीं रहे। तुम्हारी हरकतों ने उन्हें वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया। पर तुम बताओ, क्या तुम ये बात मानोगे मेरी? आनंद सौरवरी से तलाक और काजल से शादी तो करना चाहता था, पर पता नहीं उसे क्यों ये सब करने का मन नहीं कर रहा था। उसे तो काजल के साथ बेडरूम में सोने से खुशी होना चाहिए, पर जो काम वो 2 साल से करता आ रहा था, पर बच्चों और बीवी से छुपकर, अब ऐसे इन लोगों के सामने ये सब उसे बड़ा अजीब और खुद पर शर्म आ रही थी। पर अब वो कर भी क्या सकता था। और सौरवरी सब इतना कुछ कर रही थी तो उसने हाँ भी कर दी और वो काजल को कॉल करने बाहर चला गया। काजल ने आनंद का कॉल उठाया। हाँ आनंद बोलो, काम हो गया क्या? तब आनंद ने कहा कि हाँ, सौरवरी ने खुद ही कागज मंगवा लिए थे और वो हस्ताक्षर के लिए भी मान गई है, पर उसकी एक शर्त है। तभी काजल भड़क कर बोल उठी, देखा आनंद, तुम ऐसे ही उसके बारे में सोच सोच कर परेशान थे कि वो इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उसने कुछ भी नहीं कहा, पर अब देखा हस्ताक्षर की बात पर कैसे शर्त रख दी उसने। क्या क्या मांग लिया उसने, घर, पैसा, सब कुछ। मैं जानती हूँ ऐसी औरतों को, ये सिर्फ पैसे पर मरती हैं, उल्टा खुद खुश होती हैं कि पति से जान छूटी। तब पता नहीं क्यों आनंद काजल के ऊपर चिल्ला उठा, तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो उसके बारे में। और क्या जानती हो तुम ऐसी औरतों के बारे में? और जिसे तुम इतना भला बुरा कह रही हो, उसने तो मेरी खुशी के लिए खुद से जन्मे बच्चों तक को नहीं मांगा, तो वो पैसे और घर क्या मांगेगी? बच्चों की बात सुनकर काजल चौंकते हुए आनंद से बोली कि क्या वो बच्चे नहीं ले जा रही? मतलब बच्चे हमारे साथ रहेंगे? नहीं नहीं आनंद, तुम मना कर दो कि बच्चों को वो ही रखे। आनंद काजल की इस बात को सुनते ही आग बबूला हो जाता है और जोर से काजल को चिल्लाते हुए बोलता है, काजल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम मेरी बीवी और तो और मेरे बच्चों के बारे में भी कुछ भी कहो। सौरवरी मेरी पत्नी है, मैंने उसका दिल दुखाया है, फिर भी वो मेरी खुशी के लिए सब कुछ कर रही है, जबकि वो मुझे बताए ना बताए, पर वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। तो मैं उसकी खुशी के लिए इतनी बात मानूंगा। और फिर उसने हम दोनों को साथ सोने तक के लिए कह दिया। अब इससे ज्यादा वो के जान दे दे। और अब तुम्हें अगर शादी करनी है मेरे साथ, तो तुम्हें भी ये बात सौरवरी की माननी पड़ेगी, नहीं तो मत करो शादी। और फिर उसने गुस्से से काजल का कॉल काट दिया। काजल हैरानी से सिर्फ आनंद की बातों को सुनती रही कि जो आदमी 2 साल से मेरे पीछे लट्टू था, न दिन न रात, न बीवी, न बच्चे, न घर, सब कुछ भूल चुका था, आज जब वो अपनी पत्नी को छोड़ रहा है तो मुझसे ही लड़ बैठा। अब अंदर ही अंदर काजल को भी आनंद के खोने का डर लगने लगा, क्योंकि आज आनंद ने जैसे सौरवरी का साइड लिया काजल के खिलाफ, अब उसे भी लगने लगा कि कहीं उसे छोड़कर सौरवरी के पास न चला जाए। इसलिए काजल ने चुपचाप आनंद की बात मान लेने में ही अपनी भलाई समझी। आनंद का लगाव सौरवरी की तरफ बढ़ता देखकर काजल भी थोड़ा परेशान होने लगी। इसलिए आनंद और काजल दोनों ने ही सौरवरी की ये बात मान ली। पर काजल अंदर ही अंदर कुछ सोच रही थी कि इस सौरवरी को 1 महीना क्या, मैं 1 दिन भी ना टिकने दूंगी। और वैसे भी कहने और करने में बहुत फर्क होता है। उसने अभी मुझे अपने पति की बाहों में देखा नहीं है, जब साथ में एक बिस्तर पर देखेगी तो जो अभी महान बनने का नाटक कर रही है सब उतर जाएगा और उल्टे पैर भाग कर चली जाएगी। अगले दिन काजल सबको दिखाने के लिए बेहद छोटे छोटे कपड़े पहनकर आनंद के घर पहुंचती है और आनंद के बाहर निकलते ही उसे गले लगाकर उसे गाल पर एक किस कर लेती है। ये सब आनंद के अड़ोसी पड़ोसी देखकर हैरान हो जाते हैं। आनंद उनके हाव भाव देखकर समझ जाता है और काजल को तुरंत अंदर कर दरवाजा बंद कर देता है
और काजल पर चिल्ला उठता है कि तुम पागल हो क्या, ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ चली आई, तुम्हें पता है ना कि यहाँ मेरे पड़ोसी हैं, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, और मेरी बी। इतना कहकर आनंद रुक गया। काजल समझ गई कि वो मेरी बीवी कहना चाहता था। तभी काजल उसे गुस्से से देखती है और कहती है कि वो थी और अब मैं होने वाली हूँ, तो थोड़ा तमीज में रहो मेरे साथ। फिर इतने में काजल ने सौरवरी को बाहर निकलते हुए देखा। अपनी आवाज को मधुर करते हुए बोली, अरे जान, तुमने ही तो लाकर दी थी ये ड्रेस जब हम शिमला घूमने गए थे। कितना मजा किया था हमने, और तुम्हें भी तो ये ड्रेस मुझ पर बहुत अच्छी लगती है। आनंद काजल के बर्ताव को देखकर हैरान हो जाता है कि अभी ये कैसे बात कर रही थी और अब कैसे बात करने लगी। फिर सौरवरी काजल को कहती है, आओ बैठो काजल, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तब आनंद काजल के इस बदले बर्ताव को समझ जाता है कि ये सब उसने सौरवरी को सुनाने के लिए कहा। इतने में आनंद के बच्चे बाहर आते हैं। तब गगन और रूही काजल को देखकर बहुत हैरान होते हैं, पर रूही तो बच्ची है। उसने तुरंत बोल दिया कि पापा ये आंटी कौन है, हमारी रिश्तेदार तो नहीं है ये। फिर क्या आप मम्मा के लिए नई मेड लेकर आए हो? काजल ये बात सुनकर रूही पर भड़क उठी और गुस्से में बोला कि क्या मेड ऐसे ही कपड़े पहनती हैं? पर गगन बड़ा था तो उसने फौरन ही काजल को पलटकर जवाब दे दिया कि क्या अच्छे परिवार की माँ ऐसे कपड़े पहनती हैं अपने बच्चों के सामने, जिसमें पहना भी है या कुछ नहीं, कुछ पता ही ना चले। काजल समझ जाती है कि दोनों बच्चे उससे बदला ले रहे हैं, अपनी माँ का। और आनंद ये सब चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता है और अपने बच्चों की नज़र में गिरता हुआ खुद को महसूस करता है। इतने में सौरवरी पानी लेकर आती है। तब काजल सौरवरी को ताना मारकर कहती है कि अच्छा सौरवरी, तुम्हें तो मेरे ऐसे कपड़ों से कोई परेशानी नहीं है ना? वो क्या है ना, आनंद ऐसे ही कपड़ों में मुझे पसंद करता है। तब सौरवरी कहती है कि नहीं नहीं काजल, तुम और तुम्हारा आनंद चाहो तो बेडरूम खाली है, जा सकते हो। और वैसे भी तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता ही है कि तुम पूरी तैयारी अपने घर से ही करके आई हो, तो जाओ, टाइम बर्बाद मत करो। आनंद तो ये सुनकर वहाँ खड़ा भी नहीं रह पाया और बाहर चला गया। पर काजल, वो तो सौरवरी को घूरती ही रह गई। उसने मन में सोचा कि यही तो मेरा हथियार था, जिसके बल पर मैं सौरवरी को इस घर से एक दिन में बाहर करने वाली थी। पर ये क्या, इसने तो ये बात बड़ी आसानी से बोल दी, जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। पर एक पतिव्रता स्त्री ऐसे कैसे कह सकती है? वो भी सोचने लगी कि आखिर सौरवरी ऐसा क्यों कह रही है। कुछ वक्त बीता। फिर इतने में आनंद के पड़ोस की महिलाएं आनंद के घर आती हैं और वो सौरवरी पर गुस्सा करने लगती हैं। अरे सौरवरी, कहाँ हो तुम? और ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम पति पत्नी ने? क्या हुआ भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अचानक से बाहर निकलते हुए सौरवरी ने पूछा। फिर काजल और आनंद भी बाहर आ गए। अरे सौरवरी, ये तो बताना कि ये औरत कौन है? आनंद की तो कोई बहन नहीं है और ना ही आनंद की कोई फैमिली है तुम लोगों के सिवा। फिर ये कौन है जो ऐसे सबके सामने ऐसे कपड़े में आकर बेशर्मी से आनंद के गले लग गई? आनंद एक बार फिर से पहले बीवी, फिर बच्चे और अब पड़ोसियों के सामने शर्मिंदा हो चुका था। अब सौरवरी कुछ बोलती कि काजल ने पहले ही बीच में कूदकर अपना इंट्रो दे दिया सबको। अरे अरे, आप लोगों को तमीज नहीं है क्या कि किसी की बीवी के बारे में ऐसे बात नहीं करना चाहिए? तब सब परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगती हैं। बीवी? पर किसकी? उनमें से एक ने पूछा। तब काजल ने कहा आनंद की। और किसकी? तब एक ने कहा कि आनंद भाई साहब की एक ही बीवी है, सौरवरी। और इतनी सुंदर और बूढ़ी बीवी के होते हुए तुम आनंद की भला बीवी कैसे हुई? तब काजल ने तुरंत कहा, अरे मैं आनंद की नई बीवी हूँ, हम दोनों बहुत जल्दी ही शादी करने वाले हैं, बस ये सौरवरी जल्दी से आनंद को तलाक दे दे। तब उनमें से एक ने कहा, नई और पुरानी बीवी क्या होता है? सिर्फ नई और पुरानी तो बहुएं होती हैं, और जो कि तुम बहू हो नहीं, तो तुम्हें आनंद की दूसरी पत्नी कहा जाएगा, नई नहीं। काजल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और अंदर ही अंदर उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। और वो औरतें आनंद से कहने लगती हैं कि आनंद भाई साहब, हम सब ये तो नहीं जानते कि आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहते हैं। सौरवरी जैसे पत्नी को छोड़कर आज इतना वक्त बीत गया, हम सबको सौरवरी के साथ रहते, पर कभी हम सबको सौरवरी की तरफ से कोई तकलीफ या परेशानी नहीं हुई। उल्टा हम अपने बच्चों को भी सौरवरी के भरोसे ही छोड़कर चले जाते थे। पर इस औरत के आते एक मिनट भी नहीं हुआ कि आपकी इज्जत उतरने में। इतने सालों की कमाई इज्जत आपने कुछ सेकंड में ही खो दी।
इसलिए इंसान को हमेशा सोच समझकर कोई भी कदम उठाना चाहिए, वरना उसकी इज्जत और हस्ती मिटते वक्त नहीं लगता। पर ये आपका पर्सनल मैटर है, हम बाहर वालों को कोई हक नहीं बनता इसमें दखल देने का। पर जब बात हमारे परिवार पर आएगी तो हम औरतें भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब आनंद शर्मिंदगी महसूस करते हुए पूछता है कि क्या हुआ है। तब सारी औरतें कहती हैं कि अब आपकी पत्नी हो या आपके बच्चों की माँ, लेकिन इसे यहाँ सोसाइटी में रहना है तो थोड़ा तमीज से रहे। इसका क्या भरोसा, जब इसने आपको नहीं छोड़ा तो क्या गारंटी है कि हमारे पतियों पर डोरे ना डाले। इसलिए इसे कह दीजिए कि यहाँ अपने रहने और पहनने के तरीके को बदल ले। काजल गुस्से से उन औरतों पर चिल्लाने लगती है कि ये मेरी जिंदगी है, मेरे कपड़े हैं, जैसा मर्जी आए वो पहनूंगी, जो मन आएगा वो करूंगी, तुम सबसे मतलब। तभी उनमें से एक औरत कहती है, देख रहे हो आनंद, आज तक सौरवरी ने हमें अपनी माँ से कम नहीं समझा, कभी हमारे कुछ कहने पर पलटकर आंख उठाकर तक नहीं देखती, और ये बेशर्मों की तरह एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तब सौरवरी बात को संभालते हुए बोलती है, अरे नहीं, काजल अभी आई है इस घर में और उसके पास अभी ऐसे कोई कपड़े नहीं हैं, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी साड़ी दे दूंगी तो ये उन्हें पहन लेगी और फिर आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तब काजल बहुत ज़्यादा झुंझलाकर कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हारे उतारे हुए कपड़े पहनूंगी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। तब सौरवरी कहती है, क्यों, मेरी उतरन में सिर्फ मेरा पति ही ले सकती हो। तब काजल आनंद पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, सब मेरा यहाँ पर तमाशा बना रहे हैं। आनंद के लिए भी ये सब कुछ बहुत अजीब था। वो बुरा इंसान नहीं था, बस इस दुनिया की मोह माया में फंसता चला गया और उससे नहीं बच पाया। इसलिए वो अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदगी और दुख महसूस करता है और वो भी काजल पर चिल्लाता उठता है कि जो सौरवरी कह रही है वो करो तुम चुपचाप, और अधिक तमाशा तुम मेरा मत बनवाओ। और वो वहां से चला जाता है। काजल उसे खामोश होकर बस देखती रह जाती है। आनंद की बातों से काजल को जोर का धक्का लगता है, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि जो आनंद चाहता था आज 2 सालों से, वो अब हो रहा है तो 5 साल के बच्चे की तरह तिलमिला क्यों रहा है, जब उससे उसकी पसंद की कोई चीज छीन ली जाती है। पर काजल भी क्या कर सकती थी, उसे ना चाहते हुए भी आनंद और सबकी बात माननी पड़ी। कुछ वक्त बीत चुका था, माहौल थोड़ा शांत हो चुका था, पर पूरे घर में खामोशी थी। बच्चे अपने रूम पर थे और सौरवरी बहुत देर से बाहर गई थी कुछ जरूरी काम से। आनंद और काजल आनंद के रूम में थे। बाथरूम से साड़ी संभालते हुए काजल निकली, पर आनंद की नज़र काजल पर नहीं गई, वो तो कहीं और ही खोया हुआ था। इतने में काजल ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, वो गिरते गिरते बची और उसके मुंह से ही निकल पड़ा कि यार आनंद, ये सौरवरी तो महान है, ये साड़ी पहनकर तो मुझसे ठीक से खड़े भी नहीं हुआ जा रहा है और वो पूरा घर का काम भी कर लेती है। आनंद ने जैसे ही सौरवरी की तारीफ सुनी, उसके फेस पर स्माइल आ गई, पर काजल की मौजूदगी से उसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। फिर काजल आनंद के पास आकर उसके गले से लगने की कोशिश करने लगती है, पर रूम में लगी आनंद और सौरवरी की शादी की तस्वीर जैसे ही आनंद को घूर रही हो, उसने काजल को पीछे होने के लिए कहा। तब काजल आनंद पर गुस्सा हो जाती है कि आनंद, मैं जब से देख रही हूँ तो मुझे कुछ अजीब से लग रहे, पहले तो ऐसा नहीं करते थे, मेरे पास आने के लिए, मुझे अकेले मिलने के लिए पागल होते थे, पर अब इतने पास होकर भी तुम दूर हो रहे हो। और ये सब बाहर क्या था आनंद, तुमने उन लोगों को कुछ कहा क्यों नहीं, वो मेरे बारे में इतना खराब बोल रही थी। आनंद कुछ कहता कि इतने में उसे सौरवरी की आवाज़ सुनाई पड़ी, हाँ मैं कल समय से आपके यहाँ पहुँच जाऊंगी। सौरवरी को ऐसे फोन पर बात करते हुए आनंद ने कभी नहीं देखा था। अब उसे भी चिंता होने लगी कि सौरवरी किससे बातें कर रही है, वो भी ऐसे। उसको ये बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। पर काजल, वो कहाँ आनंद को ये सब समझने देती। उसने तुरंत ही बोल दिया, देखो मैडम कैसे हंस हंस कर अपने आशिक से बात कर रही है, और जोर से हंसने लगी। पर आनंद को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, तो उसने कहा, बंद करो अपनी बकवास, सौरवरी ऐसा कभी नहीं कर सकती है, वो बहुत प्यार करती है मुझसे। तब काजल कहती है, क्यों नहीं कर सकती, कहीं की देवी है क्या, आखिर है तो इंसान ही ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और तुम भी तो उससे कितना प्यार करते थे। पर क्या हुआ, तुमने भी तो वक्त के साथ अपनी पसंद और टेस्ट बदल लिया, और अब तो उसके पास कोई वजह ही नहीं है, तो अब वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती है। आनंद अंदर से घबरा गया
और दौड़कर वो बाहर हॉल में चला गया। और जैसे ही वो वहां पहुंचा और जो उसने वहां देखा वो देखता ही रह गया, जैसे उसके सामने 12 साल पुरानी सौरवरी आ गई हो। वही हल्के गुलाबी रंग का सूट, खुले बाल, छोटी सी बिंदी, चेहरे पर न कोई चिंता, बस हल्की सी एक मुस्कान जो बार बार आनंद का दिल चुराए जा रही थी। आनंद सारी सुध खोकर बस सौरवरी को टकटकी लगाकर देखे जा रहा था। तभी उसके कानों में धीरे से आवाज सुनाई पड़ी, पराई औरत को ऐसे नहीं देखते। आनंद जैसे झटके से होश में आ गया हो और उसने कहा, कौन पराई औरत? अरे वो तो मेरी। तभी काजल बोल पड़ती है, वो तुम्हारी थी और अब मैं हूँ। कुछ समय पहले जब मैं साड़ी में निकली तो तुमने एक बार भी मुझे नहीं देखा, जबकि मुझे भी पता है कि एक आदमी कितना भी शौकीन क्यों ना हो, पर जब औरत को साड़ी में देखता है तो वो अपने होश गवा बैठता है। पर तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो आनंद। काजल की बात में छिपे ताने को आनंद बहुत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए फिर वो चुपचाप रूम में आ गया। पर काजल कहाँ दूसरे काम में टांग अड़ाए बिना मानने वाली। तभी उसने सौरवरी से पूछ लिया कि मिलाई आशिक से, वैसे हमें कब मिला रही हो? तभी सौरवरी ने काजल का नाम जोर से लेते हुए बोला कि तुम अपनी हद में रहो। मैंने तुम्हें अपना पति दिया है, अपने अधिकार नहीं। तुम अगर मेरे सामने खड़े होकर ये सवाल भी पूछ पा रही हो ना, तो वो भी मेरी वजह से, क्योंकि मैंने आनंद से कहा कि वो तुम्हें यहाँ आने को बोले तो मैं चाहूँ ना 1 सेकेंड में तुम्हें घर से बाहर कर सकती हूँ। और वो तुम्हारा आनंद भी ना मुझे एक शब्द बोल नहीं सकता है। और एक बात याद रखना, तुम और तुम्हारा आनंद कि तुम लोगों की जिंदगी है, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने तो गलत को भी गलत नहीं कहा, जो कि तुम दोनों ने भरपूर बेशर्मी से किया, पर तुम दोनों को कोई हक नहीं है। और खासकर कि तुम मेरा चरित्र डिसाइड करोगी, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा खुद का चरित्र क्या है। और मुझे शर्म है, मुझे अपने बच्चों और दुनिया को अपना फेस दिखाना है ना कि आनंद की तरह छुपकर बिस्तर का एक कोना पकड़ना है। और वैसे भी तुम लोगों ने जो चाहा वो किया, पर अब वो हो रहा है जो मैं चाहती हूँ, अभी भी और आगे भी। इतना कहकर सौरवरी बच्चों के रूम में चली गई और काजल बस गुस्से से अपना चेहरा लाल करके रह गई। काजल की सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। सौरवरी को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो और काजल को लगा था कि वो अपनी चालाकी से सौरवरी को 1 मिनट न टिकने देगी। और आनंद के बदले बर्ताव ने भी काजल को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। ऊपर से सौरवरी की बातें मानो उसे ऐसी लग रही थीं कि इस घर में उसे बुलाया ही इसीलिए गया है कि उसकी बेइज्जती बार बार की जा सके। पर काजल ने भी ठान ली थी कि वो अब सौरवरी को सबक सिखाकर ही रहेगी। रात का वक्त होने चला था। आनंद घर पर ही था और होना भी चाहिए था, क्योंकि काजल कोई सीधी लड़की नहीं थी। उसे बात बात पर बस सौरवरी को ताना मारने का बहाना चाहिए था, पर हो सब उल्टा रहा था। अब रात को डिनर का टाइम हो चला था, पर किचन से बर्तन खड़कने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। गगन और रूही को भूख लग रही थी। वो आनंद के पास जाते हैं और रूही आनंद से कहती है कि पापा बहुत भूख लगी है। तब आनंद कहता है कि क्या हुआ बेटा, मम्मा ने खाना नहीं बनाया अभी तक। तब रूही ने कहा कि पापा मम्मा ने बोला है कि काजल आंटी ही आज से खाना बनाएंगी। और जब हम काजल आंटी के पास गए तो उन्होंने बोला कि हमें भूख लगी है, तो वो क्या करें। आनंद को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो काजल को चिल्लाते हुए कमरे में आने को कहता है। काजल अपने हाथों पर नेल पेंट लगाते हुए अंदर आती है। हाँ बेबी बोलो क्या हुआ। तब रूही आनंद से पूछती है कि पापा क्या आप काजल आंटी के बच्चे हो जो वो आपको बेबी बोल रही, क्योंकि मम्मा तो हमेशा आपको हमारे सामने आपके नाम से बुलाती हैं। तब आनंद को और गुस्सा आता है और वो काजल पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है, जो बच्चों के सामने कैसी बातें करनी है ये भी नहीं पता तुम्हें। और तुमने बच्चों से ऐसा क्या कहा कि उनको भूख लगी है तो तुम क्या करो। काजल ने कहा कि हाँ तो इसमें गलत क्या है, ये सौरवरी और तुम्हारे बच्चे हैं, इनको अगर भूख लगी है तो अपनी मम्मा के पास जाएं, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तब आनंद कहता है कि तुम खाना बना सकती हो इनके लिए और इनकी माँ के लिए भी, जाओ जाकर खाना बनाओ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। काजल कुछ कहती कि आनंद ने उसे घूर कर देखा, तो काजल ने चुप रहना ही सही समझा और किचन में जाकर गुस्से से खाना बनाने लगी। इधर सौरवरी के रूम से सौरवरी के जोर जोर से हंसने और किसी से बात करने की आवाज आ रही थी। आनंद कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो जानता था कि आखिर सौरवरी किससे ऐसे बात कर रही है और ये किससे मिलने जा रही है और इसने अपना गेटअप ही क्यों बदल लिया। और आनंद के कानों में काजल की बातें बार बार रिपीट हो रही थीं
कि शादी तो तुम दोनों ने की थी, तो जब तुम उसे धोखा दे सकते हो तो वो क्यों नहीं। कुछ देर बाद खाना बन जाता है और सब खाने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। सौरवरी भी आती है और चुपचाप आकर चेयर पर बैठ गई। आनंद को सौरवरी का ये बर्ताव बहुत चुभ रहा था, क्योंकि पहले सौरवरी आनंद को अपने हाथ से पकड़ कर लाती, उसे चेयर पर बैठाती, फिर जब तक वो खाना खा ना ले तब तक उसके आगे पीछे डोलती रहती और आनंद के खाने के बाद ही खाना खाती। ये सब आनंद को जैसे कहीं खटक रहा था, पर अब आनंद ने राह ही ऐसी चुनी थी जिसका रास्ता सौरवरी को उससे हर पल दूर कर रहा था। काजल ने खाना निकाल कर रखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रूही ने तो जोर से बोल दिया, पापा ये क्या है। तब आनंद ने काजल से पूछा, ये क्या बनाया है तुमने, ये खाना तो पूरा जल गया है। तब काजल कहती है कि हाँ तो जलेगा ही ना, मुझे खाना बनाना आता ही कहाँ है जो मैं अच्छा खाना बनाऊं। आनंद काजल की बात से दंग रह जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तब सौरवरी आनंद को घूर कर देखने लगती है और वो दंग होकर कहती कि क्या आनंद तुम्हें ये भी नहीं पता कि काजल को खाना बनाना आता भी है या नहीं। इतना भी क्या प्यार में अंधा होना कि किसी की कमी या अच्छाई भी ना देख सको। और ये बात तो सभी जानते हैं कि हर पति या लड़के के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, पर ये सब देखकर तो लगता है कि बदले जमाने के साथ दिल का रास्ता भी बदल गया है। आनंद खूब अच्छे से समझ रहा था कि सौरवरी उसे ताना मार रही है, पर काजल ने हरकत ही ऐसी की थी कि वो सौरवरी से कुछ नहीं कह सका। उसने बच्चों से कहा कि तुम लोग रूम में जाओ, मैं कुछ खाना बाहर से मंगवा देता हूँ। इस बात पर गगन गुस्सा होकर बोलता है कि पापा, जब आप इन आंटी के दीवाने थे और वो यहाँ नहीं थी तो उनके ना होने पर भी आप हमेशा बाहर से खाना खाने के लिए बोल देते थे, और अब तो ये आपके साथ हैं तो भी बाहर से। मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। उसके पीछे पीछे रूही भी कहती है कि हाँ पापा, हमको बाहर का नहीं घर का खाना खाना है। तब सौरवरी कहती है कि नहीं बच्चों, मेरे होते हुए आप दोनों को भूखा सोने की जरूरत नहीं है, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। पर गगन मना करता है कि कब तक मम्मी, आखिर आप एक दिन चली जाएंगी तब क्या करेंगे हम, तब तो हमको भूखा ही सोना पड़ेगा, क्योंकि पापा तो प्यार में अंधे हो गए हैं, वो तो आंटी के हाथ का जला भी खा लेंगे, पर मैं और रूही तो नहीं है ना, हमारे लिए तो जला खाना जला ही रहेगा। और दोनों बच्चे उठकर रूम में चले जाते हैं और सौरवरी भी उनके पीछे चली जाती है। आनंद ने आज अपने 11 साल के बच्चे से ये सब सुनकर हैरान हो गया था कि इतने छोटे बच्चे को कब मेरी हरकतों ने इतना बड़ा बना दिया, और चुपचाप वहीं बैठा सोचता रहा। आनंद, काजल और सौरवरी एक दूसरे में इतने उलझे जा रहे थे, यहाँ क्या हो रहा था किसी को समझ नहीं आ रहा था। और इन सबसे ज्यादा वो इंसान परेशान था जिसने ये सब शुरू किया था, आनंद। जी हाँ, आनंद ही वो इंसान है जिसने दो दो औरतों की जिंदगी को खेल समझ रखा था, क्योंकि कोई भी हो, चाहे वो रिश्ता जायज हो या नाजायज, वो बिना मर्द की सहमति से नहीं बंधता। पहले उसने अपनी पसंद की लड़की मतलब कि सौरवरी से शादी की, फिर अब उससे मन भर गया तो 2 सालों से ऑफिस में काजल को फंसाए रखा, और अब जब काजल उसकी पसंद, उसकी पत्नी बनने जा रही थी तो उसे सौरवरी से दूर होना गवारा नहीं हो रहा था। पर इन सब में सबसे ज्यादा दर्द और नुकसान तो सौरवरी का हो रहा था। फिर भी वो चुप थी। ऐसा नहीं था कि वो बहुत शांत और डरपोक थी या समाज से डरती थी, पर कुछ था जो उसके मन में चल रहा था, पर वो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा भी नहीं था कि वो अपने पति और बच्चों से प्यार नहीं करती थी, बल्कि उनके लिए तो उसने पूरी जिंदगी ही 4 दीवारी में कैद कर ली थी। पर यहाँ एक इंसान और था जो अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहा था। वो थी काजल। उसे यहाँ आने के बाद ऐसा लगने लगा कि जैसे आनंद उसके हाथ से छूटता चला जा रहा हो, और सौरवरी भी टस से मस नहीं हो रही थी। तो उसने एक प्लान बनाया कि आज रात को जब सौरवरी मुझे अपने ही बेडरूम में अपने ही पति के साथ रात गुजारते हुए देखेगी तो उसका कलेजा फट जाएगा और वो उल्टे पैर लौट जाएगी, और आनंद भी फिर से मेरा दीवाना हो जाएगा। रात होते ही सब अपने रूम में चले गए। सौरवरी हॉल में अपना फोन चलाते हुए लेटी थी। उसने आज गजब की नाइटी पहन रखी थी जो उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा रही थी। जुल्फे खुली हुई, कोई काम की टेंशन नहीं, एकदम मजे से लेटकर फोन चला रही थी, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे 12 साल वाली पुरानी सौरवरी वापस आ गई हो। आनंद भी उसे छुप छुप कर देख रहा था, क्योंकि बहुत वक्त बीत गया था कि सौरवरी ने ऐसा कुछ पहना हो या अपना इतने अच्छे से ध्यान रखा हो, क्योंकि उसे किचन का काम निपटाते निपटाते ही 12 बज जाते थे। और जब तक वो बेड पर आती
तो या तो आनंद सो जाता या वो इतनी थकी होती कि वो सो जाती, जिससे उसके और आनंद के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। पर अब तो सौरवरी आजाद थी, हर रिश्ते और हर काम से। बस आनंद ही शायद उसे आजाद नहीं हो पा रहा था। काजल रूम में जाती है और जाते ही आनंद की बाहों में समा जाती है। आनंद थोड़ा हिचकता है। वो उससे कुछ दिन इन सब के लिए मना करता है, पर काजल का तो प्लान ही यही था। वो कहाँ रुकने वाली थी। तो उसने आनंद को चुप कराते हुए कहा कि आनंद, कब तक? आखिर सौरवरी को इससे कोई परेशानी नहीं है। और बच्चे, आखिर मैं उनकी नई माँ बनने जा रही हूँ, तो हर माँ बाप की तरह हमें भी तो साथ में सोना ही पड़ेगा, एक ही बेडरूम में। और आजकल बच्चे सब समझते हैं। तुम इन सब की चिंता छोड़ो और मेरे रंग में रंग जाओ। आनंद एक बार फिर कमरे में लगी अपनी और सौरवरी की शादी की तस्वीर को भूलकर काजल की ओर बहकने लगा कि तभी जोर से दरवाजे से आवाज आई, पापा पापा पापा, दरवाजा खोलो। और तुरंत आनंद अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया और उसने काजल को धक्का देते हुए तुरंत दरवाजा खोला तो रूही सामने खड़ी थी। क्या हुआ बेटा? आनंद ने हैरानी से पूछा। रूही ने कहा, पापा नींद नहीं आ रही है। तो काजल ने कहा कि तुम अपनी माँ के पास भी तो सोने जा सकती हो, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो। तब रूही ने कहा, काजल आंटी, मैं गई थी, पर मम्मा ने कहा कि मेरी मम्मा आप ही हो, तो मुझे आपके साथ ही सोने की आदत डालनी होगी। और आनंद फिर रूही को गोद में उठाकर अपने और काजल के बीच में सुला देता है। अब काजल कुछ और कह नहीं सकती थी, क्योंकि बात आनंद के बच्चों की थी। वो भी मन मारकर सो गई। अगले दिन सुबह 10 बज चुके थे कि अचानक आनंद की नींद खुली। उसका फोन जोर से बज रहा था। हेलो, हाँ बोलिए। अरे आनंद, तुम अभी तक ऑफिस नहीं आए? कितनी देर हो चुकी है? तुम्हारा आजकल बिल्कुल मन नहीं लग रहा है काम पर। आनंद कुछ कहता कि उसके बॉस ने कॉल काट दिया। उसने अपनी नजर घुमाई तो देखा रूही ही बेड पर लेटी हुई है, पर काजल नहीं है। उसने काजल को आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा कि शायद काजल बाथरूम में है, तो उसने वहां पर जाकर देखा तो वहां भी नहीं थी। फिर आनंद को लगा कि शायद कल के डिनर से बेचारी परेशान होगी। आखिर उससे खाना भी तो जल गया था, तो इसलिए किचन में नाश्ता बना रही होगी। पर जब आनंद वहां जाकर देखता है तो काजल वहां भी नहीं रहती। आनंद को रूम से बाहर निकला देख सौरवरी उसके पास आ जाती है और गुस्से से उसे देखने लगती है। क्या हुआ सौरवरी, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या हुआ? तब सौरवरी गुस्से से कहती है, इन 12 सालों में मुझे एक वो दिन बताओ जब मैंने तुम्हें या बच्चों को एक दिन भी ऑफिस और स्कूल जाने में देर किया हो। आनंद सौरवरी का गुस्सा समझ जाता है। सौरवरी और कुछ कह पाती कि उसने तुरंत ही काजल को फोन किया। बहुत कॉल करने के बाद आखिर काजल ने फोन उठा ही लिया और बिना आनंद की बात सुने सिर्फ इतना ही कहकर कॉल काट दिया कि ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है मेरी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और कॉल काट दिया। आनंद को बहुत गुस्सा आया काजल की इस हरकत पर। वो सौरवरी के सामने चुपचाप वॉशरूम की तरफ चला गया, रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए। सौरवरी मन ही मन सोच रही थी कि जो जैसा किसी और के साथ करता है वैसा ही उसको भी मिलता है। पहले मैं आनंद को कितने बार कॉल करती थी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कब तक घर आएंगे, जब उनको आने में रात के 2 बज जाते थे। पर आनंद भी तो बिना मेरी बात सुने उल्टा मुझे डांट कर कॉल काट देते थे। फिर सौरवरी ने अपनी भावनाओं को समेटा और बाहर चली गई। आनंद जल्दी ही रेडी होकर बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस के लिए निकल जाता है। और जब वह वहां पहुंचता है तो वो फिर से काजल को कॉल करता है, पर काजल अभी भी उसका कॉल नहीं उठाती। अब आनंद का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो ऑफिस में बिना इजाजत लिए सीधा अंदर आ जाता है और गुस्से से आवाज में काजल को बाहर आने के लिए कहता है। काजल भी उसके इस बर्ताव को देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आनंद ये सब क्या और क्यों कर रहा है। जब काजल उससे कहती है कि आनंद तुम बाहर वेट करो, मैं मीटिंग खत्म होने के बाद तुमसे मिलती हूँ, तब आनंद को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बिना काजल से कुछ कहे उसका हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ बाहर ले आता है। ऑफिस में आनंद के इस बर्ताव से सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले आनंद ने ऐसा कुछ नहीं किया। और काजल अंदर ही अंदर अपनी बहुत बेइज्जती महसूस करती है, जो आनंद की वजह से हुई। आनंद ऑफिस के बाहर ले जाकर काजल को खूब खरी खोटी सुनाता है। अब तो काजल के भी अंदर सब्र नहीं बचा था और उसने भी पलटकर आनंद को सुनाना शुरू कर दिया और दोनों के बीच बात बहुत बढ़ गई। आनंद ने गुस्से में काजल को छोड़ने की बात तक कह दी, जिससे काजल बहुत परेशान हो गई। वो आनंद से माफी मांगने लगी, पर आनंद बहुत गुस्से में था।
तो उसने साफ कह दिया कि अगर तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो तो ये सब काम छोड़ दो और चुपचाप घर में रहकर मेरी और मेरे बच्चों की परवरिश करो, क्योंकि इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ और जरूरी होना नहीं चाहिए। काजल आनंद की बात से एकदम हैरान और परेशान दोनों ही हो जाती है कि अरे आनंद ने ये क्या कह दिया। पर काजल ने उससे कुछ नहीं कहा और वहीं से चुपचाप घर वापस आ गई और सीधे जाकर कमरे में खुद को बंद कर लिया। और इधर ऑफिस में आनंद काम करने लगा। शाम होते ही आनंद घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि घर पर दो नौजवान सौरवरी के साथ बैठकर चाय पी रहे थे और सौरवरी भी उनके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। आनंद को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो कुछ कर नहीं सकता था। आनंद वहां से चुपचाप रूम में चला गया। वहां काजल ने आनंद को गुस्से में देखा। आनंद ने काजल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसे तो जल्दी थी कि कब वो दो लड़के घर से जाएं और वो सौरवरी से इनके बारे में पूछे। काजल यहाँ पर ना जाने क्या क्या आनंद से बोले जा रही थी और आनंद भी चुपचाप बैठकर सुन रहा था, पर उसके दिमाग में बस सौरवरी का ख्याल चल रहा था। फिर आनंद अचानक से उठा और बाहर की तरफ चल दिया। तब काजल ने आनंद का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, मैं कल से नौकरी में जाऊंगी। और आनंद ने भी कह दिया कि अगर तुमने मेरी बिना मर्जी के एक कदम भी बाहर निकाला तो फिर लौटकर इस घर में नहीं आना। और वो बाहर हॉल की तरफ चल देता है। काजल को आनंद की इस बात से बहुत गुस्सा आता है, पर काजल ने आनंद की बात मानने में ही अपनी भलाई समझी और वो गुस्सा पीकर रह गई। पर काजल अंदर ही अंदर सोचने लगी कि जिन बातों का दर्द वो सौरवरी को देना चाहती थी वो तो उल्टा उसे ही मिल रहा था। वो भी अब इन सब से परेशान होने लगी। इधर उन लड़कों के जाते ही आनंद ने सौरवरी से इसके बारे में पूछा तो सौरवरी ने कहा, आनंद देखो, अब मैं तो काजल नहीं हूँ जो किसी के पति को फंसाकर उससे शादी कर लूं और मेरे हाथों में भी पैसे ही पैसे हों। बस है तो काबिलियत, तो बस नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे काम छोड़े 12 साल हो गए हैं। पता ही नहीं था कि कभी ऐसा मोड़ भी आएगा कि मुझे खुद के लिए भी जीना और जीने के लिए कमाना पड़ेगा, खुद का गुजारा कर सकूं, इसलिए काम ढूंढ रही हूँ। सौरवरी की बातें सुनकर आनंद का दिल, आंखें, गला तीनों ही एक साथ भर गया। वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। फिर उसने हिम्मत की और कहा कि अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो। तब सौरवरी जोर से हंसती हुई कहती है कि ये भी आपकी ही देन है। आप तो अब ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कहते हैं ना, खुद जख्म देकर उसमें खुद ही मरहम लगाना। पर आनंद, तुमने जो मुझे जख्म दिया है ना, वो भले मेरी आंखों से न छलके, पर उसने मेरा रोम रोम झकझोर कर रख दिया है। और उसकी आंखों में छुपे इतने दिन के आंसू जैसे उससे रोके ना गए हों। आनंद सौरवरी की आंखों से जिन आंसुओं को अपनी और काजल के रिश्ते के बारे में बताकर देखना चाहता था, वो अब सौरवरी अपने लिए बहा रही थी। सौरवरी के निकले इन आंसुओं ने आनंद की आंखों से भी आंसू निकाल दिए। वो चाहता था कि सौरवरी को बस सीने से लगा ले, पर अब उसने ये हक खो दिया था। फिर उसने कहा कि सौरवरी, मेरी ऑफिस में एक पोस्ट खाली है, इनफैक्ट आज ही हुई है, तो तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हो। सौरवरी ना बोलती कि आनंद ने पहले ही कह दिया कि सौरवरी, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, एक मौका तो दो तुम्हारे लिए कुछ करने का। तब सौरवरी कहती है कि अगर मैं तुम्हें मौका ना भी दूं तो भी तुम मुझे मेरे लिए मौका निकाल ही लेते हो, जैसे काजल को मेरे सामने ला दिया। आनंद सौरवरी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है। काजल से नाराज आनंद अब सौरवरी की ओर खींचने लगता है। काजल की जॉब छुड़वाकर वो उसे उसी पोस्ट पर सौरवरी को जॉब देने की बात करने लगता है। मतलब पहले तो आनंद ने सौरवरी के अधिकार छीनकर काजल को दे दिए, अब काजल के अधिकार छीनकर सौरवरी को देने जा रहा था। पर जो भी हो, कहते हैं ना, जब आप दूसरों के लिए बुरा करते हैं तो पलटकर तोहफे में आपको भी बुरा ही मिलता है। काजल सौरवरी का हक छीनकर खुशी मना रही थी, पर वो भूल गई जो आदमी अपने 12 साल की पत्नी और बच्चों का नहीं हुआ, वो 2 साल की आई हुई लड़की का क्या होगा। आखिर आनंद ने अब काजल को ही सौरवरी की जगह लाकर खड़ा कर दिया। आनंद के बहुत जिद करने के बाद आखिर सौरवरी ने हाँ कह दी। अब तो जैसे आनंद की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पर इन सब बातों से काजल पूरी तरह अनजान थी कि उसकी पोस्ट पर आनंद ने सौरवरी को रख लिया है और ना ही सौरवरी को ही इस बात की खबर थी कि आनंद ने काजल की जॉब छुड़वा दी है। रात हुई, सौरवरी जॉब में जाने की तैयारी कर सोने लगी और बच्चों को भी टाइम से सुला दिया। और आनंद भी सौरवरी के जॉब पर हाँ करने को लेकर बहुत खुश था, तो वो भी कल ऑफिस जाने की खुशी में जल्दी ही सो गया।
पर काजल की आंखों में नींद की एक झलक तक ना थी। वो ये सब सौरवरी को देना चाहती थी। वो सौरवरी को खून के आंसू रुलाना चाहती थी, पर सौरवरी तो एकदम चैन की सांस लेकर सो रही थी। काजल से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने आनंद को जगाने की कोशिश की, पर आनंद ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा कि वो सो जाए, उसे सुबह जल्दी उठकर बच्चों और मेरे लिए नाश्ता भी तो बनाना है। और वो फिर गहरी नींद में सो गया। काजल भी समझ गई कि अभी आनंद से बात करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने सुबह होने का वेट किया। सुबह हुई, काजल को मन मारकर सुबह उठना पड़ा। आनंद और बच्चों के लिए नाश्ता बनाना पड़ा। बच्चे तो स्कूल बस आते ही चल दिए। अब आनंद और काजल बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी सौरवरी वहां आ गई। वो किचन की तरफ जाने लगी कि काजल ने उसे रोक दिया कि सौरवरी, अब तो ये मेरा घर होने वाला है, तो इस घर की हर चीज पर सिर्फ मेरा हक है। तो इस घर में ये किचन भी आता है, जो कि ये भी मेरा है। तो तुम बाहर जाकर नाश्ता करो या बनाओ, पर मेरी मर्जी के बिना या मेरी मर्जी के खिलाफ तुम कोई काम नहीं कर सकती। सौरवरी काजल को जवाब दे सकती थी, पर वो चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा और वो वहां से चुपचाप बाहर चली गई। आनंद को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने बीच में ही नाश्ता छोड़कर काजल से कहा कि वो ऑफिस जा रहा है। तब काजल ने कहा कि अभी नाश्ता खत्म ही कहाँ हुआ है। तब आनंद ने काजल को जवाब देते हुए कहा, पर मेरा पेट भर गया है, और वो जाने लगा। तभी काजल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आनंद, कम से कम अपना लंच बॉक्स तो साथ लेकर जाओ, मैंने बड़े प्यार से बनाया है। तब आनंद ने काजल को जवाब देते हुए कहा कि काजल, तुम स्वभाव से ऐसी सोच की होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। जो बर्ताव सौरवरी को तुम्हारे साथ करना चाहिए, वो तो तुम उस बेचारी के साथ कर रही हो। जबकि चाहे तो वो तुम्हें पलटकर जवाब या अपना हक जता सकती है, पर वो चुप है क्योंकि वो सौरवरी है। और मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर पागल हो गया था। पर कहते हैं ना कि रिश्ते सुंदरता देखकर बनते तो हैं, पर निभाए वो व्यवहार से जाते हैं। और आनंद वहां से चला गया। काजल अचंभित होकर ये सब सुनती रही। आनंद और काजल ने जैसा सोचा वैसा तो कुछ भी नहीं, बल्कि सब उल्टा ही हुआ। कहते हैं ना कि कितनी भी प्लानिंग कर लो, पर होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। काजल ने सोचा था कि उसके घर जाते ही वो सौरवरी को घर से निकाल देगी, पर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि उसके और आनंद के बीच की दूरियां और ही बढ़ती जा रही थीं। पर इन सब में सबसे ज्यादा काजल को इस बात की चिंता थी कि सौरवरी इतना सब क्यों सह रही है। अगर वो आनंद से प्यार करती है, तो फिर वो इतनी बड़ी बात को कैसे बिना कुछ बोले बर्दाश्त कर रही है। और अगर प्यार नहीं करती, तो फिर उसे तो इस बात से खुश होना चाहिए और घर छोड़कर चले जाना चाहिए। या फिर अगर वो लालची है, तो अब तक तलाक लेकर अपना हिस्सा मांग ले। पर वो है कि पता नहीं क्या कर रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पर कोई बात नहीं, 4 दिन तो बीत गए, पर क्या पता आने वाले कुछ दिनों में शायद ये कांटा भी निकल जाए। पर सौरवरी की वजह से तो मेरे और आनंद के बीच प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है। ये सब तो खुद आनंद ही कर रहा है। जिस जॉब की वजह से हम मिले, पास आए, शादी करने का फैसला लिया, उसने उसी वजह को ही आज मुझे छोड़ने के लिए कह दिया और मुझे यहाँ पर घर में काम और बच्चों के लिए छोड़ दिया। कहीं आनंद मुझे दूसरी सौरवरी तो नहीं बना देगा और खुद जॉब में जाकर कहीं दूसरी काजल तो नहीं फंसा लेगा। इन्हीं सवालों से काजल अंदर ही अंदर जूझ रही थी। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था और अब वो इन सबसे परेशान होने लगी, क्योंकि वो एक आजाद लड़की थी। ऐसो आराम में रहना, लाइफ को एंजॉय करना, ना कि काम वाली की तरह घर में काम करना, बच्चों को संभालना। पर ना जाने काजल भी क्यों, ये जानते हुए कि आनंद की उम्र भी अब 40 वर्ष हो चुकी है, ऊपर से पत्नी और 2 बच्चे, फिर भी उसने आनंद से प्यार कर लिया। क्या काजल के मन में भी सौरवरी की तरह ही कुछ था, जिसे वो खुलकर सामने नहीं लाना चाहती थी। सौरवरी बाहर निकलकर ऑटो का इंतजार करने लगी, क्योंकि आज उसका ऑफिस का ये पहला दिन था। पर आनंद के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी कार लेकर सौरवरी के पास पहुंचा और उसे ऑफिस तक छोड़ने के लिए कहा। सौरवरी ने भी उसे ना बोल दिया। आनंद के मन में एक पल को ख्याल भी आया कि सौरवरी कहीं किसी का इंतजार तो नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो मुझे ना बोल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं काजल की कुछ बातें आनंद के दिमाग में अब भी थीं कि जैसे तुम 12 साल का रिश्ता तोड़कर किसी और लड़की से रिश्ता जोड़ सकते हो, तो सौरवरी भी तो ऐसा कर सकती है। आनंद ने खुद को तो 2 औरतों से जोड़ रखा था, पर वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि सौरवरी उसके सिवा किसी और मर्द की तरफ नजर उठाकर भी देखे। इसलिए आनंद ने भी ठान ली कि अब से रोज ही वो सौरवरी को अपने साथ ही ऑफिस लेकर जाएगा और ऑफिस से घर लेकर भी आएगा।
पर क्या ये सब इतना आसान था जितना कि आनंद सोच रहा था, क्योंकि अब कोई और भी इंसान थी जो आनंद की जिंदगी में ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और वो थी काजल। कैसे आनंद ने अपने पल भर के स्वार्थ के लिए दो दो औरतों की जिंदगी को मजाक बना दिया था। पहले उसका मन सौरवरी से भरा तो काजल के पास, अब जब वो काजल से शादी करने जा रहा तो वापस से सौरवरी के पल्लू से बंधने के ख्वाब सजाने लगा। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो आखिर चाहता किसे है। सौरवरी जो उसके दो बच्चों की माँ और उसका पहला प्यार, जिसने 12 साल तक बिना कोई शिकायत के आनंद की हर जरूरत का ध्यान रखा, जिसने खुद अपने पैर पीछे कर लिए जिससे आनंद आगे बढ़ सके, या काजल जो अभी उसे 2 साल पहले ही मिली थी, जिसने ये जानते हुए कि आनंद एक शादीशुदा आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं, एक हंसता खेलता परिवार है जहाँ पर काजल जैसी लड़कियों की कोई जरूरत नहीं होती है। पर सच तो ये है कि आनंद तो इस वक्त कुछ सोच ही नहीं रहा था। उसे तो बस अभी जो अच्छा लग रहा था वो करता जा रहा था। इससे फिर किसी का दिल टूटे या वो इंसान खुद ही टूट जाए, आनंद को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। जब सौरवरी आनंद के साथ ऑफिस पहुंची तो सब सौरवरी और आनंद को देखते रह गए, क्योंकि आनंद ने इन 12 सालों में कभी भी सौरवरी का जिक्र या अपने ऑफिस वालों से उसे मिलवाया ही नहीं था। पर ना जाने क्यों आनंद आज बहुत खुश था। उसने हर एक ऑफिस वाले से सौरवरी को मिलवाया ही नहीं, बल्कि ये भी बताया कि वो उसकी पत्नी है। सौरवरी को मानो ये सुनकर खुशी तो बहुत हुई। उसने पल भर आनंद की नजरों में देखा, फिर उसे याद आया कि आखिर ये जगह और ये इंसान भी तो वही है जहाँ 2 साल से मेरे विश्वास का, प्यार का मजाक बनाया जा रहा था। फिर आनंद और सौरवरी दोनों ही अपने अपने काम में लग गए, और उधर काजल बच्चों का खाना, स्कूल से आने के बाद उनको नहलाना, उनकी पढ़ाई, पूरे घर की जिम्मेदारी और पता नहीं क्या क्या करने लगी। ऐसा लग रहा था धीरे धीरे वो अब सौरवरी और अब सौरवरी काजल बन रही थी। कुछ देर के बाद लंच का टाइम हुआ। सौरवरी ने तो खाने के लिए कुछ लाया ही नहीं था, और काजल उसे ना तो किचन आने देती और ना ही अपना बनाया खाना खाने देती, तो बस भूख को दबाए एक कोने में बैठी हुई थी। आनंद खाना खाने ही वाला था कि उसे अचानक से सौरवरी का ख्याल आया कि अब तो वो भी इसी ऑफिस में मेरे साथ काम करती है, अब से रोज उसी के साथ खाना खाऊंगा। पर जब वो सौरवरी के पास जाता है तो वो देखता है कि सौरवरी चुपचाप एक कोने में बैठी होती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा लंच कहाँ है। तब सौरवरी कहती है कि तुम्हारी काजल ने तो मुझे बनाने ही नहीं दिया, इसलिए मैं ऐसे ही चली आई। अब आनंद को काजल पर गुस्सा आने लगा। उसने भी काजल का दिया लंच नहीं खाया और वापस से जाकर अपने बैग में रख दिया, और सौरवरी को कहा कि तुम मेरे साथ चलो। सौरवरी ने पहले पूछा कि जाना कहाँ है। जब आनंद ने बताया कि वो सौरवरी को एक सरप्राइज देना चाहता है तो सौरवरी ने तुरंत ही मना कर दिया। उसने कहा कि अब वो किसी और काजल से नहीं मिलना चाहती है। आनंद को सौरवरी की इन बातों से अपनी की हुई गलतियों का एहसास तो हो रहा था, पर वो अब सब ठीक करने में लगा था। इसलिए उसने बहुत समझाया और मनाने की भी बहुत कोशिश की, पर सौरवरी हजारों बहाने देकर मना कर रही थी। फिर आनंद के बहुत जिद करने के बाद सौरवरी को आखिर आनंद के साथ जाना ही पड़ा। कुछ देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जिसे देखकर पल भर के लिए सौरवरी की आंखें भर आईं। ये वो रेस्टोरेंट था जहां शादी के पहले आनंद और सौरवरी मिला करते थे। आनंद को ये रेस्टोरेंट याद था। ये सोचकर सौरवरी की आंखें भर आई थीं। आनंद इस बात को समझ गया था, इसलिए उसने धीरे से सौरवरी के कान में कहा कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज। पर सौरवरी कुछ ना बोल सकी। फिर आनंद ने कहा कि अब से रोज ही हम यहाँ लंच करने आएंगे। इतना सुनकर सौरवरी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। आनंद और सौरवरी की नजदीकियों ने अब अपनी जगह बना ली थी, पर आनंद की काजल से दूरियां बढ़ गई थीं। आनंद ने चाहा क्या था और क्या हो रहा था। जो वो काजल के लिए करना चाहता था वो कर रहा था सौरवरी के लिए। वक्त बीत रहा था सौरवरी और आनंद का। अब रोज साथ ही ऑफिस जाना और फिर वहां से लंच के लिए बाहर जाना। थोड़ा टाइम फ्री होने पर अब दोनों बाहर घूमने भी लगे, और इसी का नतीजा अब काजल के सामने आने वाला था। एक दिन आनंद और सौरवरी ऑफिस से जल्दी फ्री हो गए थे और दोनों उसी रेस्टोरेंट में साथ बैठकर बातें भी कर रहे थे। बातों ही बातों में आनंद ने सौरवरी से काली साड़ी के बारे में जिक्र किया जो उसने सौरवरी को पहली मुलाकात में दी थी। तब सौरवरी ने कहा कि आनंद, हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं, तो पहली मुलाकात को और भी ज्यादा वक्त बीत चुका है।
अब तो साड़ी का होना तुम ही बताओ, क्या पॉसिबल है मेरे पास? तब आनंद लंबी सांस लेता है और आंखें बंद करके मन में कुछ सोचता है। फिर अचानक से उठकर सौरवरी का हाथ पकड़ता है और चलने के लिए कहता है। सौरवरी को उसकी मंशा समझते देर नहीं लगी। तभी सौरवरी ने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा कि नहीं आनंद, अब इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं चाहती जरूर ऐसा थी कि कभी तुम मुझे अपना समझो, मेरी बलिदान को समझो, मेरे प्यार को समझो। मेरी बड़ी बड़ी तो नहीं, पर कम से कम छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करो। कभी मेरे सिरहाने बैठकर मेरा माथा तो चूमो। मैं क्या दुनिया की हर एक शादीशुदा औरत अपने पति से सिर्फ इतना ही चाहती है कि शादी, बच्चे और घर संभालते संभालते जब उसकी पत्नी थक जाए तो उसका पति उसके हाथों में सोना चांदी या पैसे नहीं, बस पल भर का प्यार और थोड़ा सा अपना वक्त दे दे, जिससे अगले ही दिन औरत को फिर से ये सारे फर्ज निभाने की शक्ति मिल सके। पर तुमने तो मुझे वो दर्द दिया है कि जिससे शायद मेरे जीने की शक्ति ही खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों से इतराना तो चाहती थी, पर तुम्हारी पत्नी बनकर, ना कि तुम्हारी छोड़ी हुई पत्नी बनकर। और फिर इतना ही कहकर सौरवरी के अंदर छिपे दर्द ने अपना सब्र खो दिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। आनंद को भी सौरवरी की इन बातों ने अंदर तक झकझोर के रख दिया। आनंद ने तुरंत सौरवरी को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने गले से लगा लिया, और सौरवरी भी इन बाहों के आश्रय में खुद को सौंप दिया था। पर ये दोनों इस बात को भूल गए कि जिस जगह ये दोनों एक दूसरे में खो गए वो कोई घर, रूम या ऑफिस नहीं, एक पब्लिक प्लेस था जहाँ पर हजारों लोगों की मौजूदगी होती है। और इसी में मौजूद थी काजल की एक दोस्त जूही, जिसने ये सारा ही मंजर अपनी आंखों के साथ अपने मोबाइल में भी कैद कर लिया था। अब आनंद को काजल की जगह सौरवरी से मोहब्बत का बुखार चढ़ रहा था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसे चाहिए क्या। शायद ज्यादातर मर्दों की यही खासियत होती है जिसकी भरपाई कई औरतों को करनी पड़ती है, पर इससे उन मर्दों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जब जो अच्छा लगता है वो वही काम करते हैं, चाहे आगे जाकर इसकी कीमत फिर उन्हें भी क्यों न चुकानी पड़े। पर यही कीमत आनंद को भी चुकानी पड़ी थी। पर इसकी कीमत क्या होगी, सौरवरी या काजल या फिर दोनों? सवाल बहुत बड़ा था, या फिर ऐसा कहें कि जवाब बहुत मुश्किल था। तो आइए जानते हैं कि आनंद अब क्या कीमत चुकाता है। जब काजल की फ्रेंड आनंद को अपनी पहली पत्नी के साथ ऐसे देखती है तो वो ये नज़ारा तुरंत ही अपने फ़ोन में कैद कर लेती है, क्योंकि आजकल तो ज़माना ही ऐसा है कि कोई भी बिना सबूत के भगवान पर भरोसा ना करे। खैर, काजल की फ्रेंड जूही काजल से मिलने आनंद के घर जाती है और पूरी बात काजल को बताती है। पर जैसा कि जूही ने सोचा था कि बिना सबूत के काजल उसकी बातों का यकीन नहीं करने वाली है, तब जूही ने अपना फ़ोन निकालकर काजल को सब बात बता दी। अब तो जैसे काजल का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वो सौरवरी और आनंद दोनों का ही खून कर देगी। जूही समझ गई कि अब मामला बहुत बिगड़ गया है और वो आनंद के घर आने से पहले ही वहां से निकल गई। वक्त बीत रहा था और काजल का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसने कई बार आनंद को फोन ट्राई किया, पर आनंद जैसा सौरवरी के साथ करता था जब वो काजल के साथ होता था, आज वो काजल के साथ कर रहा था जब वो सौरवरी के साथ था। लेकिन ये काजल को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब आनंद उसके साथ होता था और सौरवरी का कॉल आता था तो काजल बड़े मजे से आनंद का फोन लेकर उसका कॉल काट देती थी। पर आज जब उसके साथ यही हो रहा था तो उससे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खैर, कहते हैं ना कि जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसा ही आप खुद भी भरोगे। ऑफिस का वक्त खत्म हो चुका था, पर अब भी आनंद और सौरवरी लौटकर घर नहीं आए थे। वो दोनों तो अब अपनी ही दुनिया में मस्त थे। आज आनंद भी जाने कहां कहां सौरवरी को अपनी कार में बैठाकर लॉन्ग ड्राइव के मजे दिला रहा था, और सौरवरी भी बहुत खुश थी क्योंकि आनंद ने इन 2 सालों में कभी उसके लिए कुछ भी नहीं किया था जिससे वो सिर्फ हंस ही सके। पर आज जब उसे ये मौका मिला तो वो सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी को जी रही थी। पर यहाँ काजल अब और इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए वो सीधा आनंद के ऑफिस चली गई पता करने की आनंद अब तक घर क्यों नहीं आया। पर काजल को तो अभी और झटका लगने वाला था, और जिसके लिए वो अभी रेडी नहीं थी, क्योंकि आनंद का सौरवरी के साथ होना उसको छोड़कर वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। काजल जैसे ही ऑफिस गई सब उसको देखकर कई बात बनाने लगे। काजल को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा कि शायद आनंद ने जो लास्ट टाइम ऑफिस आकर हरकत की थी उसकी वजह से ही लोग मुझे ऐसे देख रहे होंगे। पर कहते हैं ना कि हर जगह कोई ना कोई होता है
जिसे दूसरों के काले चिट्टे खोलने में बड़ा मजा आता है। वैसे ही यहाँ भी एक परवेश जी थे, जिन्होंने काजल को देखते ही तानों के साथ साथ आनंद की करतूतें बताने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाया। पर जैसे ही काजल को ये बात पता चली कि आनंद ने उसकी जॉब छुड़वाकर उसकी ही खाली पोस्ट पर सौरवरी को जॉब में रख लिया है, तो काजल के जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो काजल सौरवरी को अपने और आनंद के रिश्ते के बारे में बताकर खिसकाना चाहती थी। पर कहते हैं कि जब आप दूसरों को गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। और सौरवरी आनंद की पत्नी थी। वो आनंद को पत्नी होने के साथ साथ 12 सालों से बहुत अच्छे से जानती थी। उसकी हर छोटी बड़ी हरकतों से वह बहुत अच्छे से वाकिफ थी। इसलिए उसे आनंद के बताने के पहले ही ये महसूस हो चुका था कि आनंद अब उसका नहीं रहा। इसलिए उसने खुद को पहले ही मजबूत कर लिया था। पर काजल काजल तो अभी 2 साल से आई थी, और क्या वो आनंद से प्यार भी करती थी या नहीं? क्योंकि जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसका कभी बुरा नहीं चाहता। जैसे चाहती तो सौरवरी आनंद के धोखे के बाद उसके साथ बहुत कुछ कर सकती थी, पर उसने आनंद की खुशी में ही अपनी खुशी समझी। तो अगर काजल भी सच में आनंद से प्यार करती तो उसका घर कभी नहीं तोड़ती, क्योंकि हमेशा पा लेने का नाम ही प्यार नहीं होता। कभी कभी किसी को प्यार में खो देने का नाम भी प्यार ही होता है। खैर, काजल जैसी लड़कियों के लिए ये बात समझ पाना बहुत दूर की बात है। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं कि काजल अब गुस्से से बौखलाई हुई वापस से घर लौट आती है और अब आनंद के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी, जैसे अपनी सालगिरह पर सौरवरी कर रही थी। रात होने चली और रात के 10 बजे जब सौरवरी और आनंद हंसते खिलखिलाते हुए घर पहुंचे तो काजल का गुस्सा अब अपनी सीमा पार कर चुका था। पर आनंद इस बात से बिल्कुल बेखबर था, और जैसे ही वो दोनों घर के अंदर आए, काजल तुरंत ही दोनों के पास आई और उसने आनंद के चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। सौरवरी और आनंद सिर्फ काजल को घूरते ही रह गए। काजल को जब आनंद की हरकतों के बारे में पता चलता है तो वो सौरवरी की तरह शांत नहीं रह पाती और बड़ी बेसब्री से आनंद का इंतजार करने लगती, क्योंकि काजल को ऐसा लगने लगा था कि आनंद ने उसे सौरवरी की जगह लाकर खड़ा कर दिया है। वैसे भी ये तो एक ना एक दिन होना ही था, क्योंकि काजल ने भी तो सौरवरी का दिल दुखाया था, उसे चोट पहुंचाई थी, तो एक ना एक दिन तो उसे भी इस चोट का स्वाद चखना ही था। काजल के थप्पड़ मारने के बाद क्या हुआ ये जानते हैं। जब काजल ने आनंद के गाल पर जोर का थप्पड़ लगाया तो आनंद और सौरवरी दोनों ही काजल को देखते रह गए। आनंद कुछ कह पाता उसके पहले ही काजल का सब्र टूट चुका था। उसने आनंद के सामने हजारों सवालों के पिटारे खोल दिए, पर आनंद ने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया, बस नीचे सिर झुका के सुनता रहा। काजल के बहुत चीखने और चिल्लाने के बाद भी जब काजल की चुप्पी ना टूटी तो काजल से अब ये सब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सीधे सीधे आनंद से कहा कि इस औरत को घर से बाहर निकाल दो। सौरवरी कुछ कहती कि आनंद ने पहले ही काजल से कह दिया कि ये घर उसने पहले ही सौरवरी के नाम कर दिया है। सौरवरी बस आनंद की तरफ देखती रह गई, क्योंकि आनंद ने इस घर को अपनी मेहनत और ईमानदारी से बनाया था, और इस घर की कीमत भी लाखों में थी, और आनंद ने किसी दूसरी औरत को चाहते हुए भी ये घर मेरे नाम सौरवरी कर दिया था। ये सब सुनते ही जैसे सौरवरी फिर से एक बार आनंद की मोहब्बत में खो गई। पर काजल, उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे काजल आनंद का खून कर देगी। वो जोर जोर से आनंद को चीखने चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये घर इस औरत के नाम करने की? इस घर पर मेरा हक है और तुमने ऐसा कैसे कर दिया? आनंद को काजल के मुंह से ये सब सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि काजल ये सब क्या बोल रही है। ये तो मुझसे प्यार करती है, घर से नहीं। फिर इसे घर का सौरवरी के नाम होने का ज्यादा दुख है या मेरे सौरवरी के पास आने का? अब आनंद को भी काजल पर गुस्सा आने लगा। उसने अब काजल से गुस्से से पूछा कि तुम्हें इस बात का क्यों बुरा लग रहा है कि मैंने ये घर सौरवरी के नाम कर दिया? इस पर ना मेरा और ना ही तुम्हारा कोई हक है, क्योंकि जब सौरवरी ने मेरा हाथ थामा तब मैं किराए के घर में रहता था, और अगर सौरवरी ना होती तो शायद ये घर भी नहीं बन पाता, क्योंकि मैं तो सारा दिन ऑफिस में रहता था। सौरवरी ही बच्चों के साथ साथ इस पूरे घर को बनवाया ही नहीं, बल्कि घर को सच में ही घर बना दिया। मैं भले ही तुमसे प्यार करता हूँ, पर मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में जो सौरवरी की जगह है वो मैं तुम्हें तो क्या, कभी किसी और औरत को नहीं दे सकता। आनंद के मुंह से अपने लिए ऐसी भावना सुनकर सौरवरी की आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहे थे। काजल सौरवरी के बारे में आनंद से क्या बोल रही थी, सौरवरी को इस बात से कोई मतलब नहीं था।
उसे तो बस आनंद की कही हुई बातें सुनाई पड़ रही थीं। जब आनंद ने सौरवरी के बारे में ऐसा बोलना शुरू किया तो अब काजल ने अपनी शराफत का चोला उतार कर आनंद से जो कहा उसे सुनकर तो सौरवरी भी आनंद के ख्यालों से बाहर आ गई। काजल ने आनंद से हंसते हुए कहा, बाहर ये मर्द, तुमको घर पर तो बच्चों और पूरे परिवार को संभालने वाली एक औरत तो चाहिए, पर अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक बाहर वाली भी चाहिए। बीवी घर संभाले और बाहर वाली तुम्हारी जरूरतों को पूरा करे। बीवी को तो तुम मर्दों ने घर की नौकरानी समझ रखा है कि वो सारा दिन पहले तुम्हारे, फिर तुम्हारे बच्चों के, और जो थोड़ा बहुत टाइम मिले तो तुम्हारे माँ बाप भाई बहन बाकी सारे रिश्तेदारों के आगे पीछे डोल कर निकाल दे। और जब रात को तुम अपनी हवस पूरी करनी चाहो तो तुम उससे उम्मीद करते हो कि वो इतना सब करके थक कर भी तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करती रहे। और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो कोई बात नहीं, बाहर बहुत औरतें हैं, ये हवस उनसे पूरी कर लो। आखिर औरत बीबी हो या बाहर वाली, वो तो खिलौना ही है, जब जिससे मन करे खेलो। पर आनंद, मैं सौरवरी नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे कई मर्द मेरी जिंदगी में आए और गए भी हैं। तुम कोई पहले मर्द नहीं हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। ओह सॉरी, प्यार माय फुट, मैं क्या इतनी बेवकूफ दिखती हूँ जो एक शादीशुदा, ऊपर से 2 बच्चों के बाप से प्यार करूंगी, वो भी उस आदमी से जिसके लिए पल भर की हवस के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा दे दे। जो अपनी पत्नी का ना हुआ वो मेरा क्या होगा। वो तो तुम्हारे पास इतना पैसा है कि अगर मैं किसी नौजवान से इश्क करने जाऊं तो उसे यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा और मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा ये लाखों का घर, गाड़ी और सारे बैंक अकाउंट्स अपने नाम करवाकर तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। पर अब क्या फायदा जब तुमने पहले ही सब अपनी पत्नी के नाम कर दिया है। तो अब मैं ये सब छोड़कर जा रही हूँ। ओह सॉरी, तुम्हें और तुम्हारे प्यार दोनों को ही। और काजल ने पैकिंग तो पहले ही कर रखी थी, इसलिए उसने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। अब इस घर में बचे तो सिर्फ आनंद और सौरवरी, और उनके साथ खामोशी, जो आनंद के गुनहगार और गलती का चीख चीख कर आनंद और सौरवरी दोनों को ही एहसास दिला रही थी। पर अब आनंद आगे क्या करेगा, क्योंकि काजल तो उसे छोड़कर चली गई, जिसके लिए उसने अपने बच्चों और पत्नी सौरवरी को धोखा दिया था। और अब सौरवरी क्या करेगी, क्योंकि उसे लगा था कि आनंद की खुशी काजल में है, पर काजल तो आनंद से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती थी। और अब आनंद ने सब मेरे नाम कर दिया है। दोनों साथ में और पास में ही खड़े थे, पर अंदर ही अंदर हजारों सवालों में उलझे हुए थे। बहुत देर तक खामोश रहने के बाद आनंद ने हिम्मत की और सौरवरी के पास गया और उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा अपने गुनाहों की। उसने कहा कि वो अपनी जरूरतों और हवस में इतना अंधा हो चुका था कि उसे सही और गलत का फर्क समझ नहीं आया। कौन उसे प्यार और कौन उसे इस्तेमाल कर रहा है, ये वो नहीं समझ पाया और छोटे बच्चों की तरह रो रो कर माफी मांगने लगा। शायद ये अब आनंद के कर्मों का फल था, क्योंकि जैसा वो आज कर रहा था ऐसा ही कुछ दिनों पहले ही वो सौरवरी से चाह रहा था कि वो आनंद से ऐसे अपने प्यार के लिए भीख मांगे। पर कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। काजल को जब ये एहसास होता है कि वो जिस मकसद से आनंद के पास आई थी वो सौरवरी की वजह से पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए उसने आनंद को छोड़ देना ही उचित समझा। सौरवरी और आनंद की जिंदगी से चली गई। क्या काजल के जाने से सौरवरी और आनंद की जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा हो सकता था, या फिर आनंद की गलती को माफ करके या भुलाया जा सकता था, या सौरवरी को भी कोई ठोस कदम लेना चाहिए था। आइए जानते हैं कि काजल के जाने के बाद उस रात आखिर आनंद और सौरवरी ने क्या फैसला लिया। कुछ वक्त बीत गया और एक दिन सौरवरी की सहेली नैन्सी सौरवरी से मिलने उसके घर आई, पर वो अंदर से बहुत परेशान थी कि उसे सौरवरी के मिलने घर जाना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि वो आनंद के अफेयर के बारे में जानती थी और ये बात सौरवरी ने उससे बताई भी थी कि वो आनंद के बारे में सब जान चुकी है। पर पिछले कुछ दिनों से सौरवरी का फ़ोन भी तो बंद आ रहा था। मुझे उसकी चिंता भी हो रही थी, कहीं उसने कुछ कर ना लिया हो, कहीं कुछ भी हो। अब मैं सौरवरी से मिलने जरूर जाऊंगी। मन में ऐसे सवाल जवाब करते हुए सौरवरी की सहेली नैन्सी सौरवरी के घर जा पहुंचती है। उसने घर की बेल बजाई, दरवाजा सौरवरी खोलती है। नैन्सी को देखकर सौरवरी बहुत खुश होती है और उसे गले लगाकर उसे अंदर आने को कहती है। जैसे ही नैन्सी अंदर आती है तो वो जो देखती है उसे देखकर तो नैन्सी के होश उड़ जाते हैं। गगन और रूही आनंद के साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। नैन्सी जैसे ही सौरवरी से कुछ बोलने वाली होती है, वैसे ही सौरवरी उसका हाथ पकड़कर
उसे अपने कमरे में ले जाती है। पर अब नैन्सी से रहा नहीं गया और उसने तुरंत पूछा कि सौरवरी, तुझे क्या हो गया है? तू आनंद के साथ? मुझे लगा तूने अभी तक आनंद को तलाक दे दिया होगा। पर तभी सौरवरी नैन्सी से कहती है कि मैंने आनंद को साफ मना कर दिया है। इतना सुनते ही जैसे नैन्सी को चक्कर आने लगे और वो सौरवरी पर पागलों की तरह चिल्लाने लगी। अरे तू पागल हो गई है क्या? तू ऐसा कैसे कर सकती है? तू आज की पढ़ी लिखी औरत है, अपने अधिकार के लिए लड़ना जानती है, फिर तूने ऐसा क्यों किया? नैन्सी सवाल की और लाइन लगाती इससे पहले ही सौरवरी ने कहा, अरे रुक जा मेरी माँ, तेरे हर सवाल का जवाब देती हूँ, पर उससे पहले तू मुझे बता कि तू मुझे और बच्चों को आनंद के साथ देखकर खुश नहीं है क्या? तब नैन्सी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर सौरवरी ने पूछा कि क्या तू नहीं चाहती थी कि मेरा बसा बसाया घर टूटने से बच जाए? नैन्सी ने फिर से हाँ में सिर हिलाया, पर नैन्सी ने कहा कि मैं तो हमेशा से तेरा अच्छा चाहती थी, पर आनंद, उसका क्या? क्या उसे माफ़ किया जा सकता है इतने बड़े गुनाह के बाद? तब सौरवरी ने कहा, उसके करने की सज़ा मैंने तो उसे बहुत पहले ही दे दी थी। नैन्सी ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? तो सौरवरी ने कहा कि तूने एक बात तो ठीक कही कि मैं आज की पढ़ी लिखी औरत हूँ, अपने अधिकारों से भली भांति परिचित हूँ, तो तू ही बता मैं अपने अधिकार किसी को क्यों दान में देती? तब नैन्सी को कुछ समझ नहीं आता और वो फिर सौरवरी से कहती है कि यार प्लीज तू बातों को गोल गोल घुमाकर मत बोल, वैसे भी मेरा दिमाग फटा जा रहा है ये सोच सोच कर कि जब पहले तुझे आनंद के बारे में पता चला तो तूने तब भी कुछ नहीं किया, चुपचाप तलाक के लिए रेडी हो गई, और अब जब तुझे आनंद को तलाक दे देना चाहिए था तो तू आनंद के साथ फैमिली फैमिली खेल रही है। सौरवरी ने कहा कि उसे आनंद की हरकतों पर बहुत पहले से ही शक हो गया था कि आनंद उसके साथ बहुत बड़ा कुछ छुपा रहा है, क्योंकि आनंद के बदलते अंदाज मैं बहुत अच्छे से भांप सकती हूँ। और जब किसी भी औरत के पति का चक्कर बाहर चलने लगता है तो चाहे उसका पति बताए या ना बताए, भगवान ने इतनी शक्ति तो औरतों में दी है कि वो अपने पतियों के चाल ढाल से ये सच का पता तो लगा ही सकती हैं। बस मैंने भी पहचान लिया कि आनंद का भी बाहर कहीं चक्कर चल रहा है। इंतजार था तो बस मुझे आनंद के मुंह से खुद उसका सच सुनने का, इसलिए मैंने बच्चों से कहवाकर आनंद को हमारी एनिवर्सरी के दिन बाहर घुमाने ले जाने का प्लान बनाया, क्योंकि अगर मेरा शक आनंद को लेकर सही था तो कोई भी दूसरी औरत उस आदमी को अपनी बीवी के साथ उसकी एनिवर्सरी नहीं मनाने देगी। और उस दिन भी यही हुआ, आनंद के आने का वादा करके नहीं आया। तब तो मुझे मेरे शक पर यकीन हो चुका था और फिर बाकी का काम मेरा खुद आनंद ने कर दिया, अपना सच अपने ही मुंह से बताकर। पर आनंद मुझसे कुछ और ही चाहता था कि मैं ये बात सुनकर टूट जाऊं, बिखर जाऊं, उसके सामने अपने रिश्ते की भीख मांगूं, क्योंकि आनंद जैसे लोगों की सोच तो यही होती है कि एक आदमी की शान तो तभी बढ़ती है ना जब एक औरत झुक जाए। पर मैं भी सौरवरी थी, मैं अपने आत्मसम्मान को एक ऐसे इंसान के सामने नहीं झुका सकती थी जो अपने बच्चे और बीबी का ना हुआ। मैंने भी ठान लिया था कि आनंद को एहसास करवा कर रहूंगी जिसे वो अपने घर की बस एक चीज मानता है, जिसे कभी भी छोड़ा उसके जज्बातों के साथ खेला जा सकता है, जिसके साथ जब तक मन आया तो सोया, नहीं तो बाहर फेंक कर दूसरी उठा लो। वो कोई चीज नहीं बल्कि उसकी पत्नी होती है, जिसे समाज और भगवान दोनों की ही नजरों में बहुत ही सम्मान और इज्जत मिलती है। और मैं ही क्या, मेरे जैसी कई औरतों के साथ ऐसा ही होता है। मुझे उनके लिए भी तो आवाज उठानी ही थी। इसलिए अगर मैं आनंद को अपनी कीमत का एहसास नहीं दिलाती तो उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। और आनंद भी कोई इतना बुरा इंसान नहीं है, वरना मैं उसके साथ 12 साल तक नहीं रह पाती। वो तो बस हमारे बीच दूरी इतनी बढ़ गई थी कि इसका फायदा किसी तीसरे ने उठा लिया, और इस तीसरे की जगह पति पत्नी के बीच तो कभी होती ही नहीं है। इसलिए मुझे अपने भटके हुए पति को बस रास्ते में लाना था, लेकिन मुझे इससे पहले ये पता करना था कि मेरा पति तो भटक गया है, वरना किसी भी इंसान को रोज रोज अलग अलग लोगों के साथ प्यार थोड़े ही ना होता है। प्यार एक बार होता है, वो आनंद को 12 साल पहले मुझसे हो चुका था। तो अब जानने की बारी थी कि क्या उस औरत का प्यार तो सच्चा नहीं है मेरे पति के लिए। इसलिए आनंद के तलाक के कागज देने से पहले मैंने ही उसे लाकर थमा दिया, साथ में हमारे दोनों बच्चों को भी, जिसे सुनकर काजल भड़क गई आनंद के ऊपर, और वो आनंद को बच्चों के लिए मना करने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि आनंद को जैसे ही तलाक और बच्चों की बात बोलूंगी मैं, वो वैसे ही जाकर ये बात काजल को बताएगा। फिर काजल का क्या जवाब होता है ये जानने के लिए मैं आनंद के दूर उसकी नज़रों से बचकर दोनों की बातें सुनने लगी
और यहाँ पर भी मैं सही साबित हुई। ये काजल का कोई सच्चा प्यार नहीं था, बस दोनों के बीच एक शारीरिक संबंध था जो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहा था। क्योंकि जब एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है तो वो उस लड़के की खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त और कुर्बान करने को भी तैयार हो जाती है। किसी की प्रेमिका बनना आसान होता है एक औरत के लिए, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी उस लड़के से दूर रहकर निभाती है जिसे निभाना आसान होता है, जो कि कभी कभी निभानी होती है। और उनके पास तो ये भी रास्ता होता है कि अगर वो नाराज हो गई है तो इन जिम्मेदारियों को निभाती भी नहीं है। पर पत्नी, उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं होता है। नाराज होना तो दूर की बात है, अगर वो बीमार भी है तो भी उसे अपनी सारी जिम्मेदारी निभानी होती है। साथ ही उसे कोई ये पूछने वाला नहीं होता कि अब वो ठीक है या उसे हुआ क्या है। ऊपर से अपने घर की, बच्चों की, पति के माँ बाप, बहन और भी न जाने कितने रिश्तेदारों की जिम्मेदारी वो अकेले ही निभाती है और मुंह से उफ तक नहीं करती। और प्रेमिका सिर्फ उस लड़के से मतलब रखती है जिन्हें वो चाहती है, और अगर उसमें भी वो उनकी एक बात न माने तो ब्रेकअप। पर पत्नी, क्या ऐसा होने पर एक पत्नी अपने पति से ब्रेकअप कर सकती है? चलो अगर पति से कर भी लिया तो अपने बच्चों, घर परिवार से भी क्या ब्रेकअप हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। एक औरत के लिए अपने पति को तलाक देने पर भी हजारों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए वो जिस गृहस्थी को बनाती है वो किसी भी दूसरी औरत को नहीं दे सकती। और न ही कोई ऐसी प्रेमिका जो सिर्फ जिस्मानी रिश्ता रखना चाहती हो, वो एक औरत बनकर नहीं रह सकती जिसकी पूरी जिंदगी घर परिवार बच्चे की सेवा में निकल जाए, जो कि उसके खुद के भी नहीं, किसी और के हों। बस काजल ने भी बच्चों को साथ में रखने से मना कर दिया था और मेरा ये शक भी सही निकला। बस अब बारी थी तो आनंद के दिल में छुपे मेरे प्यार को वापस से जगाने की। इसलिए मैंने आनंद से बिना किसी डिमांड के तलाक पर सिग्नेचर के लिए हाँ बोल दिया। बदले में 1 महीने का वक्त मांग लिया जिससे मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। फिर धीरे धीरे वही हुआ जो मैं चाहती थी। मेरी जगह आनंद ने काजल को दे दी और काजल की जगह मैंने ले ली थी। जब मैंने और आनंद ने साथ में बहुत सारा वक्त साथ में बिताया तो हम दोनों को ये एहसास हुआ कि हम दोनों ही क्या खो चुके हैं और क्या खोने वाले थे। इसलिए हम दिल से बहुत करीब एक दूसरे के आ चुके थे। पर एक बात तो मैंने भी काजल के लिए सही सोची थी कि वो मेरे पति से सिर्फ उसके पैसे के लिए प्यार का नाटक कर रही थी। क्योंकि जैसे ही उसे पता चला कि आनंद ने मेरे नाम सब कर दिया है तो वो आनंद पर भड़क गई और उसे छोड़कर चली गई। और इस तरह हम दोनों की दूरियां कम हुई, किसी तीसरे की जगह खुद ही नहीं बची। नैन्सी की आंखों में आंसू, पर सौरवरी के लिए बहुत गर्व हो रहा था। उसने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू इतनी कुर्बानी देकर भी अपने घर को बसा लेगी। पर मुझे एक बात बता, तूने आनंद को कैसे माफ कर दिया? आखिर आनंद भटका ही सही, पर वो तेरे सामने तेरे बेडरूम में उस काजल के साथ सोता था, तो तू एक पत्नी होकर ये सब कैसे भूल गई और उसे माफ कर दिया? तब सौरवरी ने कहा कि ये सिर्फ आनंद की गलती नहीं थी, ये मेरी भी गलती थी। क्योंकि मैं भी घर परिवार और बच्चों में इतना खो गई कि एक पत्नी धर्म को पीछे छोड़ दिया। अक्सर हम औरतों के घर टूटने की वजह यही होती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों में इतने गुम हो जाते हैं कि हम अपना पत्नी धर्म ही ढंग से नहीं निभा पाते। हम पति का ध्यान तो बहुत अच्छे से रखते हैं, सुबह से उठकर चाय नाश्ते से लेकर जूते कपड़े, ऑफिस की फाइल, या शाम को जब पति थक कर आता है तो उसे खाना पानी। और बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं जो अपने पति के पैर भी दबाती हैं। पर हम पति का ध्यान रखते रखते उनकी सबसे बड़ी जरूरत, उनकी शारीरिक जरूरत को ही भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अब शादी को बहुत वक्त हो गया है, बच्चे भी हो गए हैं, तो अब इस जरूरत पर ध्यान ही नहीं जाता। और जरूरत अगर हो भी तो हम बेड पर आते आते इतने थक जाते हैं कि कब बेड पर जाते ही आंख लग जाती है हमें तो पता ही नहीं चलता। हमारी आंखें तो तब खुलती हैं जब हमें घड़ी के अलार्म बार बार शोर करके उठाता है। हम में से तो कुछ औरतें ऐसी भी होंगी जो उल्टा घड़ी से पहले उठकर अलार्म को ही सुला देती हैं। इस तरह हम अपने पति की सभी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करती हैं, पर सबसे बड़ी जरूरत उनकी निभाना भूल जाती हैं। तो तू ही बता, ये सिर्फ अकेले का गुनाह कैसे हो गया आनंद का? आखिर उसके इस गुनाह के पीछे कहीं ना कहीं मैं भी तो जिम्मेदार हूँ। इसलिए मैंने आनंद को एक मौका दिया जिससे मेरा बसा बसाया घर बिखरने से बच जाए। और मेरे बच्चे, उनका तो कोई कसूर नहीं, पति पत्नी के बीच हुए अनबन से फिर मैं उनसे उनका एक परिवार में रहने का हक क्यों छीनूं? और तेरे सबसे बड़े सवाल का जवाब ही मेरे दोनों बच्चे हैं। काजल रह तो जरूर आनंद के साथ मेरे ही बेडरूम में थी,
पर मेरे दोनों बच्चों ने, गगन और रूही ने, उन्हें एक भी रात और एक भी पल अकेला नहीं छोड़ा। इसलिए वो हुआ ही नहीं जो अब तक मेरे पीठ पीछे इन दोनों ने किया। मेरे इस मिशन में मेरे दोनों बच्चों ने बहुत साथ निभाया। फिर भी अगर आनंद ने कभी आगे जाकर ऐसा कुछ किया तो ये सौरवरी उसका भी इलाज ढूंढ लेगी। और दोनों सहेली जोर जोर से हंसने लगती हैं। समाप्त। क्या सौरवरी ने सही कदम उठाया अपने परिवार और अपनी सालों की गृहस्थी को बचाने का? क्या सचमुच एक रिश्ते के टूटने में सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार होता है, या फिर सौरवरी की तरह कोशिश करके रिश्ते को बचाया जा सकता है? आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।